अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मंडे मॉर्निंग का आगाज़ जो है वो खुशियों के साथ, एनर्जी के साथ और तमाम तर पॉजिटिव चीज़ों के साथ, ताकि आप लोगों को ये एहसास हो कि जी मंडे शुरू हो चुका है। और ये वही मंडे है जिसका स्ट्रेस जो है हमें रहता है थ्रू आउट वीकेंड के। मंडे आने वाला है, काम करना है, मंडे आने वाला है, काम करना है। जी हाँ, काम तो करना ही है, लेकिन खुशी के साथ भी करना है और एनर्जी के साथ भी करना है और अच्छी इंटेंशन के साथ भी करना है। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो उनको थ्रू आउट ये शिकायत रहती है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउस वाइफ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सारी अम्मियों की बात कर रही हूँ मैं इस वक्त, सारी बहनों की बात कर रही हूँ मैं, कि भाई घरों में क्या होता है कि एक स्ट्रेस होता है, एक अनड्यू स्ट्रेस होता है। क्या स्ट्रेस होता है कि काम ही नहीं ख़त्म होते, काम ही नहीं ख़त्म होते। बहुत सारे घरों में ये होता है कि मेड्स ने आ जाना होता है सुबह 8, 9, 10 बजे के बाद, फिर वो खाना पक रहा होता है और फिर खाने पकने के बाद जो है वो कुछ लोग खुद कपड़े धो रहे होते हैं, कुछ लोगों की मेड्स आके कपड़े धो के जाती हैं। तो आपने करनी है टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि खुद मैंने मेरी अम्मी को भी कहा कि अम्मी आप गर्मियों में एटलीस्ट जो है ना वो 12 बजे खाना पका लिया करें और टाइम मैनेजमेंट रखें, ताकि आपको ना स्ट्रेस नहीं हो और आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकें। आप जो दिन की जो नींद होती है ना वो ले सके, क्योंकि दिन की नींद पूरी करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। ट्रस्ट मी, ये जो दिन की नींद है ना, अगर आप ये पूरी नहीं करते हैं, यानी जो दिन में थोड़ा सा आप कैलूला जिसको कह सकते हैं आराम करना होता है, ये नहीं करते तो थ्रू आउट द डे आप चार्ज अप नहीं हो पाते। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है। अपनी टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली आपने जो सुबह के आपके काम होते हैं, नाश्ते का काम है आपका, वो सारा काम आप कर लें। और फिर उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जल्दी जो है वो दिन का खाना पका लेना है और उसके बाद सारा काम फाइनल करके कम से कम 2 से 3 घंटे आपने इस शदीद गर्मी में सुकून से रहना है, सुकून से बैठना है। ना कि बहुत सारी ख़वातीन क्या कर रही होती हैं, उनके इशूज़ ये होते हैं कि उनका काम ही नहीं ख़त्म होता, 2-2, 3-3, ढाई बजे तक वो खाना पका रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो बीमार भी होती हैं, गर्मियाँ भी होती हैं और वो चूल्हे की जो आँच है वो भी लग रही होती है और काम मैनेज नहीं होता। फिर शाम हो जाती है, फिर शाम की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, शाम की चाय है, फिर रात का खाना है एंड ऑल दैट। तो टाइम मैनेजमेंट करें, अपने लिए टाइम निकालें, ताकि आप लोग जो है वो सुकून से रह सकें। आपकी जो स्किन है जिसको आप खूबसूरत करना चाहते हैं वो मज़ीद खूबसूरत हो सके, क्योंकि नींद और सुकून जो है इसका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि आज क्या पकेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो कि रोज़ाना का सवाल है। इनफैक्ट जो लोग खाना पकाते हैं, जैसे मेरी अम्मी अब घर में कुछ ना कुछ पका रही होंगी, 12 बजे के टाइम पर वो दोपहर का खाना पकाना स्टार्ट करेंगी, तो वो मुझे नाश्ते पर भी यही पूछती हैं कि भाई मैं आज क्या पकाऊं। इसी तरीके से सारी अम्मियाँ, सारी ख़वातीन, सारी हाउसवाइफ जो है वो यही सवाल पूछ रही होती हैं, यही सवाल कर रही होती हैं कि आज क्या पकाएं। ये सवाल जो है ना कभी कभी ट्रिगर भी करता है दिमाग में कि क्या पकाएं। इनफैक्ट मुझे ये टेंशन होना शुरू हो जाती है कि मैं आज क्या खाऊंगी। लिटरली मेरे जो लाइफ है ना उसमें एक सवाल सबसे बड़ा रोज़ का सवाल ये भी है कि मैं आज क्या खाऊं, आज क्या कहूँ अम्मी को कि आपने क्या बनाना है। तो ये जो सवाल है ना, ये बड़ा ही कोई ऐसा सवाल है जो कि तंग करता है सबको कि आज क्या पकेगा। अच्छा जी, तो आपने इसके लिए ये करना है कि आप रिलैक्स हो जाएं और आप रात को ही जो आपका मेन्यू है एटलीस्ट वो डिसाइड कर लें। अपना मेन्यू अच्छे से डिसाइड कर लें कि आपने रात में क्या सुबह क्या पकाना है, और रात में आप अपने घर वालों से पूछ लें कि भाई आप लोग क्या क्या खाएंगे। कोई सब्ज़ी खाता है, कोई सब्ज़ी नहीं खाता, कोई गोश्त खाता है, किसी की ख्वाहिश होती है जी कल चिकन पक जाए, अब किसी दिन मैं कह देती हूँ दाल चावल पक जाए, किसी दिन आप लोगों की फ़ैमिली में जो आप लोगों के बच्चे हैं, जो आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स हैं, जॉइंट फैमिली में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती होगी कि भाई कोई जो है ना वो बिरयानी बन जाए। तो डिसाइड करें रात में ही, रात में ये मसला ख़त्म कर दें कि जी क्या पकेगा, और रात में ही घर वालों से पूछ लें। और सुबह रिलैक्स होकर जब आप ग्रॉसरी करने जाते हैं या ग्रॉसरी मंगवाते हैं या वॉटेवर जिस तरह भी आपके घर में ग्रॉसरी आती है, तो रात में ही आप ये काम कर लें। तो ये दोनों चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट और आज क्या पकेगा और फिर शाम को क्या पकेगा, ये आप जो है ना इस बात पे अपना दिमाग एक दिन पहले रात को ही पका लें कि जी करना क्या है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आपकी खूबसूरती की बातें भी कर लेते हैं। जी हाँ, खूबसूरत कैसे बना जा सकता है, खूबसूरती के लिए क्या किया जा सकता है। ये खूबसूरती पूरी पर्सनैलिटी की खूबसूरती होती है, लेकिन इस पूरी पर्सनैलिटी के अंदर अगर आपकी स्किन खूबसूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन जो है वो खुरदुरी हो गई है, आपकी स्किन में पानी की कमी हो गई है और आपको लगता है कि आपने अपनी स्किन को गोरा करना है,
चमकदार करना है, स्पार्कलिंग करना है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा चिया सीड का मास्क। जी हाँ, ये एक ज़बरदस्त रेमेडी है जो कि मैं आपके साथ में अब शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ज़रा जो इसके फ़ायदे हैं ना चिया सीड के, वो आप सुन लें कि चिया सीड जो है वो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये आपकी स्किन को किस तरीके से हाइड्रेटेड कर सकती है, खूबसूरत बना सकती है, गोरा कर सकती है, चमकदार बना सकती है। इसके इस्तेमाल के बाद, इस मास्क के इस्तेमाल के बाद जो है वो आपकी स्किन पर ये कैसे ग्लो लेके आ सकती है और आपने इसका जो मास्क है वो कैसे इस्तेमाल करना है। तो भाई स्किन की खूबसूरती के लिए, गोरा होने के लिए आपने चिया सीड का इस्तेमाल करना है। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि चिया सीड जो है वो हाजमा बेहतर बनाते हैं। फिर चिया सीड की वजह से जो कब्ज़ है वो भी नहीं होता, उसका भी प्रॉब्लम नहीं होता। और चिया सीड की वजह से जो लोग डाइटिंग करते हैं वो अगर चिया सीड खाते हैं सैलड में या किसी और चीज़ में, तो उनको ये फील होता है कि उनका पेट भरा हुआ है। तो ये आप अगर डाइटिंग कर रहे हैं तो आप इसको खा सकते हैं, और खाना कम खाना चाहते हैं तो भी खा सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है जी, दिल की सेहत के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए भी बड़ा मुफीद है। फिर उसके बाद जो है जिल्द और बालों के लिए भी बड़ी अच्छी है। फिर ये जो हाइड्रेशन है उसमें भी मदद करती है। अब मास्क कैसे बनेगा इसका, क्योंकि जो चिया सीड का मास्क है वो आपकी स्किन पर ग्लो लेके आता है, स्किन को फ्रेश करता है, स्किन की झुर्रियाँ ख़त्म करता है। तो आपने करना ये है कि 1 से 2 टेबल स्पून चिया सीड लेना है। फिर आप उसको अपनी मर्ज़ी से या तो एलोवेरा में या फिर पानी में या फिर दही में मिलाएं। फिर आप उसको 20 मिनट तक, ये जो चिया सीड हैं इसको 20 मिनट तक आप जज़्ब होने के लिए रख दें। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप एलोवेरा में इसको मिलाएं, इसको आप पानी में मिलाएं, इसको आप दही में मिलाएं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि 15 से 20 मिनट बाद जब आपको लगता है कि वो सोख हो गया है, जज़्ब हो गया है, इसका मास्क अप्लाई करना है और स्किन के ऊपर लगाना है। और जब आप ये लगा लेंगे मास्क, तो उसके बाद जो है 15 से 20 मिनट तक आपने ये मास्क लगे रहने देना है। इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। फिर 15 से 20 मिनट के बाद आपने नीम गर्म पानी से जो है वो मुंह धो लेना है। अच्छा, आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है इसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप जो शहद है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और शहद भी आप मिला सकते हैं, इसमें आप एलोवेरा भी मिला सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो आप इसमें अब पानी भी मिला सकते हैं। तो इससे हो जाएगी आपकी स्किन गोरी गोरी। तो ये हो जाएगी जी CS का मास्क, जो कि आपकी स्किन को चमकदार बना देगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं होममेड जैम की। तो क्या आप नाश्ते में जैम खाते हैं? जी हाँ, सभी खाते हैं, और गर्मियों में कम, लेकिन सर्दियों में सब थोड़ा ज़्यादा जैम खाते हैं। लेकिन अगर आप गर्मियों में जैम खाना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने घर का बना हुआ अच्छा फ्रेश जैम खाइए। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि घर का बना हुआ जैम, जी हाँ बिल्कुल। पहले मैं ये सोचती थी कि ये जो जैम है ये घर में कैसे बन सकता है, ये तो बड़ी नामुमकिन सी बात है, लेकिन ये बड़ा आसान हो गया है। और इस जैम का जो आसान सी तरकीब है वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो जैम बनाने का, घर में जैम बनाने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने कुछ नहीं करना है, आपने बड़ी आसान सी ये तरकीब है जो आपने करनी है अपने घर में। तो घर में जैम बनाने का तरीका ये है कि आपने लेने हैं बहुत सारे फ्रूट्स, जिसमें रसबेरी होगी, जिसके अंदर ब्लूबेरी है, या फिर एप्पल्स हैं, या फिर जो है वो आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली जो है वो ले सकते हैं फ्रूट्स। ऑरेंजेस भी ले सकते हैं आप। बहुत सारे लोग जो है वो मैंगो का भी जो है वो जैम बनाते हैं। तो आपने ये तमाम तर फ्रूट्स लेने हैं, फिर आपने इनके अंदर शुगर डालनी है और इनको बॉयल कर लेना है। और फिर 15 से 20 मिनट बाद आपने इनको बॉयल करना है। फिर बॉयल करके आपने इनको वापस देखना है कि कितने ज़्यादा मैश हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। फिर आपने इनको अच्छा सा मिक्स करके जो केन्स होते हैं, जो जार्स होते हैं, उनके अंदर भरना है इनको ठंडा करने के बाद। और फिर आप इंजॉय कर सकते हैं अपना होममेड जैम। और फिर आपको लगेगा कि जी ये तो बड़ी आसान तरकीब है। तो ये बड़ी आसान तरकीब है होममेड जो है वो जैम बनाने की। इसमें आप यही कर सकते हैं कि आपने लेने हैं फ्रूट्स, और फ्रूट्स में आप ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी, और इसके अलावा जो है एप्पल भी डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं। इनको एक बाउल में डाल के या फ्राई पैन में डाल के, या जिस चीज़ में भी ये अच्छे गहरे पानी में हो, थोड़ा सा आपने इनको जो है वो बॉईल करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं, जो अकॉर्डिंगली इनकी नीड के अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद आपने इनको बॉईल करने के बाद अच्छी तरह मैश कर लेना है। और फिर सुखाने के बाद, यानी कि इनको ड्राई करने के बाद या इनको ठंडा होने के बाद जो है आपने फिर
इनको केन्स के अंदर भर लेना है। तो ये तो हो गई जी होममेड जैम बनाने की रेसिपी। अच्छा, अब बढ़ते हैं और मौसम की सूरत हाल आपसे शेयर करते हैं। मौसम के क्या कहने हैं, कल ज़बरदस्त जी सैटरडे को क्या मौसम था कि संडे को क्या मौसम था, लेकिन आज भी कहा जा रहा है कि बूंदाबांदी का इम्कान है शहर कायद में। और जो आज का मौसम है उसकी इतला जो है वो कुछ इस तरीके से हैं कि आज शहर कायद में बूंदाबांदी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत में जो है वो कमी आ गई है। शहर में समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत हो गई है कम। मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री जाने का इम्कान है। जुनूब मगरिब सिम से 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में जो नमी का तनासुब है वो है 70%, यानी 70% से ज़ायद जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, आगे बढ़ते और आपको बताते कि आज जो हेयरिंग्स हैं वो जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हेयरिंग्स होंगी, कि कौन कौन सी वो अहम समातें हैं जो आज होने जा रही हैं सिंध हाई कोर्ट में। तो सिंध हाई कोर्ट में जो है वो हफ्ते के पहले रोज़ अहम केसेस की समात होंगी। आइनी और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केस समात के लिए मुकर्रर हैं। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, मुलाजमत में मुस्तकली समेत दीगर दरखास्तों पर समात होगी। सारिम बर्नी की गिरफ्तारी से मुतालिक दरख्वास्त पर समात होगी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी। दरखास्तों पर समात जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। अच्छा जी, तो ये तो हो गया जी समातों का जिक्र। अब कुछ आ जाते हैं दिमागों के ज़िक्र पे। और ये दिमाग जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। और ये दिमाग क्यों ख़राब हो चुके हैं? क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आप बता के लाइट ऑफ़ करें या आप बिना बताए लाइट ऑफ़ करें, चले बता के करते तो थोड़ा सा आसरा हो जाता है कि जी बंदा अपने काम शाम निपटा लेता है। लेकिन ये जो लोड शेडिंग का दौरानिया है ये बढ़ता जा रहा है। लोड शेडिंग अब बहुत ज़्यादा होने लग गई है और लोग इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो करें तो क्या करें, वो किस तरीके से मैनेज करें, वो कहाँ जाएँ, मतलब उनको वो क्या करें, कितना जनरेटर चला लेंगे, वो कितना यूपीएस चल जाएगा। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें वर्केबल नहीं है लोड शेडिंग के ऊपर। बाकी जो मुताल्लिका हुकाम है उनको देखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक को ज़रूर सोचना चाहिए। शहर कायद में बिजली की एलानिया लोड शेडिंग और गैस ऑल्सो मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं। कराची के 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली की फरहमी और 30% इलाकों में जो है वो बिजली की एलानिया लोड शेडिंग जारी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस की बंदिश मामूल बन गई है। दिन में अचानक किसी भी वक्त गैस या तो गायब या फिर प्रेशर में कमी हो जाती है। लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, कोरंगी समेत बेशतर इलाके गैस के मसाइल से मुतासर हो चुके हैं। केबल फॉल्ट है या फिर तकनीकी ख़राबी है, लोड शेडिंग से इसको तशबीह न दी जाए। ये कौन कह रहा है? ये तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बयान है। बिजली के एलानिया लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद है। मतलब ये हाल है कि हम इतने अवेयर हो गए हैं कि अब हम लाइट कब जाएगी ये हम के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर देखेंगे कि हमारे घर में लाइट कब जाएगी। एक तो लाइट जा रही है, यही बड़ा अलमिया है। लोड शेडिंग हो रही है, कितना बड़ा अलमिया है। ऊपर से ये भी चेक करें कि जी हमारे पास ये सहूलत कब मैसर नहीं होगी, जो कि शहरियों का बुनियादी हक है। इसके बाद जो है मलीर, कोरंगी, कायदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली की लोड मैनेजमेंट है। तो ये देखें जी, ये सूरत हाल है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अब जल्दी से जो है वो सिटी अपडेट्स की जाने बढ़ते हैं। सिटी अपडेट्स में गोल्ड के रेट्स जो हैं वो शामिल करते हैं कि गोल्ड के क्या रेट्स हैं। तो गोल्ड जो है वो आलमी मार्केट में सोना $13 महंगा होकर $3,369 फ़ी ऑन्स पर पहुंच गया है। अच्छा जी, 1 तोला सोना 1,465 रुपये महंगा होकर 3,58,465 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 1,256 रुपये इजाफे से 3,07,325 रुपये का हो गया है। 1 तोला चांदी जिसकी कीमत हो गई है 11 रुपये कमी से 3,785 रुपये। तो ये तो जी गोल्ड के रेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। अब चलते हैं आपकी ग्रॉसरी की जानिब, जो कि रोज़ाना आपने करनी होती है। तो इट्स ऑल अबाउट दालें। जी हाँ, अब जो दालों के रेट्स हैं उसमें सबसे पहले आपको पता है ये दाल माश के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जो दाल माश है वो है जी 385 पर। फिर उसके बाद जो मूंग की दाल है वो 380 पर है। फिर मसूर की दाल जो है वो 260 पर है। फिर दाल चना जो है वो 280 पर है। और फिर काबली चना जो है वो 350 पर है। अच्छा जी, तो ये तो हो गए जी रेट्स। अब चलते हैं आपको और बताते कि मौसम तो औसम है, लेकिन बादल अगर खुल के बरस जाए तो क्या ही बात है।
दिन भर आज मौसम कैसा रहेगा ये जानते हैं और आपको बताते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा। 11 बजे जो मौसम की सूरत हाल है वो क्या रहेगी, 33 सेंटीग्रेड। फिर 12 बजे रहेगी 34 सेंटीग्रेड, 1 बजे रहेगी 35 सेंटीग्रेड और 2 बजे रहेगी 35 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, लेकिन ये 2 बजे तक जो है ये पार्टली सनी हो जाएगा और उसके बाद जो है वो ओवरऑल जो है मोस्टली क्लाउडी वेदर जो है वो है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में वेजिटेबल के प्राइस शेयर करते हैं कि कमर्शियल कराची के जो स्टैटिक वेजिटेबल्स के रेट हैं वो क्या हैं, ताकि आपको पता तो चल सके ना कि आज जाके जब आप ये वेजिटेबल्स ख़रीद रहे हैं तो ये वेजिटेबल्स जो है ये आप कितने महंगे ख़रीद रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक रेट्स यहाँ हैं। ये जी टमाटर 52, आलू आ गए 46 पे, फिर उसके बाद लहसुन आ गए 230 पे, फिर उसके बाद अदरक आ गए 575 पे, फिर गाजर आ गई 81 पे, फिर उसके बाद तुरई आ गई 58 पे, दैन वी हैव लौकी 58, दैन वी हैव फूल गोभी 115, फिर उसके बाद हमारे पास खीरा 58, फिर उसके बाद हमारे पास है भिंडी 82, दैन व्हाट वी हैव नेक्स्ट, प्याज जो है जो सर के मतलब जिसका पानी सर में भी लगाया जा सकता है वो होगी जी 92। अच्छा जी, ये तो हो गए जी वेजिटेबल प्राइस के बारे में हमने आपको बताया कि ये स्टैटिक हैं, ये रेट्स हैं कमर्शियल कराची के। अब चलते हैं और आपके साथ में जो है वो करेंसी रेट्स शेयर करते हैं। सो हेयर वी गो नाउ कि आज जो है माल के हाल में जो रेट्स हैं करेंसी के वो क्या हैं। सो वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर 187, कैनेडियन डॉलर 210, फिर हमारे पास जो है वो यूरो है 328, फिर कोईती दिनार जो है वो 923 पे हैं। अच्छा, उसके बाद व्हाट वी हैव नेक्स्ट, उसके बाद जो है हमारे पास यूके पाउंड है 384, फिर हमारे पास है सऊदी रियाल 76, फिर स्विस फ्रैंक जो है वो 338 और यूएस डॉलर जो है वो है 285 पर। तो ये तो जनाब हो गई सिटी अपडेट्स। अब शामिल करेंगे आपके साथ में टॉप स्टोरीज, जिस पर ज्वाइन करेंगे हमारे करस्पॉन्डेंट्स। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। और आज होंगी बचपन की बातें, बचपन की यादें और मिलवाएंगे आपको एक बड़े ही मेहनती शख्स से। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ सेशन में हमारे करस्पॉन्डेंट और ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं अशरफ भाई, कैसे हैं खुर्शीद भाई, ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, मंडे मॉर्निंग है और मंडे मॉर्निंग जो होती है ना, उसको अगर काम का स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो और मौसम अच्छा हो तो भाई ये दिन जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त और सुहाना हो जाता है। अशरफ भाई, सबसे पहले मौसम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कितना रिलीफ फील हो रहा है कि मौसम अच्छा हो गया है मतलब थोड़ा सा सुकून मिल गया है, थोड़ा सा मौसम जो है वो अच्छा हुआ है। और जिस तरह से भी हमने आपको बताया कि जो शहर कायद है वहाँ पर यहाँ आज बारिश का भी जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कल भी जो है वो कई जगहों पर इस तरह की खबरें थी कि मौसमियात में तो नहीं कहा है, बूंदाबांदी हुई थी। जी हाँ ये सब जो है महकमा मौसमियात ने कहा है। और जब हमारे पास चीफ मेट्रोलॉजिस्ट आए थे ना सरदार सरफराज साहब, तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया था कि आपकी खबरों पे, आपकी पेशन गोई पे आपके अपने घर वाले भी यकीन करते या नहीं करते। तो उनका जवाब जो था वो आप हमारे जो वो शोज़ है ना पिछले वाले, उनमें देख सकते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। अच्छा जी, चले जी, अब हम टॉप स्टोरी की जानिब आते हैं। और टॉप स्टोरी जो है वो आज एक अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं। इससे पहले आपको पता है कि हमने टर्टल बीच पर जो रिज़ॉर्ट मुर्तज़ा वहाब की जानिब से, मेयर कराची की जानिब से का इनेकाद किया गया था, उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उसकी ओपनिंग की गई थी। उस हवाले से हमने जो है वो बताया था कि किस दिन उसको ओपन किया जा रहा है और क्या कुछ होगा। तो अब जो अवाम है उसका एक भरपूर रिस्पॉन्स आया है। वहाँ पर टर्टल बीच पर लोग गए हैं और लोगों की बड़ी तादाद जो है वहाँ गई है और उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है, बड़ा पसंद किया है। पहले ज़रा आप ये फुटेज देखिए, उसके बाद जो है उसके ऊपर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी और बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। कितनी पॉजिटिव एक्टिविटी है अशरफ भाई, व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट, कराची के लोगों के लिए, कराची के अवाम के लिए, और बहुत सारे लोग जो यहाँ घूमने सैर व तफरी करने के लिए आते हैं। कितना ये पॉजिटिव जेस्चर है। अगर इसी तरीके से सिंध हुकूमत, इसी तरीके से हमारे जो मुतल्लिका हुकाम है, अगर वो काम करें तो कितना अच्छा हो जाएगा शहरियों के लिए। देखिए, सबक कमाने की जो ज़राए हैं वो देखना होता है। जैसे हम देखें, हम अपने रीजन में देखते हैं तो दुबई, यूएई जिसे बोलते हैं, आप जाएं देखें कि ना कोई इंडस्ट्री ना कुछ, सिर्फ आपकी सयाहत, आपकी वहाँ पे तफरी और ये सारी सर्विसेज देते हैं। तो वहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो टूरिज़्म जो है वो इतना ज़्यादा है कि आपको करोड़ों क्या अरबों डॉलर कमा के दे सकते हैं। टूरिज़्म सही। अब हम आते हैं कराची में। कराची में देखें कि मैं यहाँ
मतलब पैदा हुआ हूँ और अब इतनी एज हो गई है, मगर मैं बताऊँ कि जो सूरत हाल है, जैसे आपका सी व्यू है, हाँ ठीक है, बहुत बड़ी साइली पट्टी है, हॉक्सवे है, सनस्पेट है, फिर आपका ये एक नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात पीपल्स पार्टी की यहाँ पे उनको दाद देनी होगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बहुत सारे मंसूबे किए जो कि मुकम्मल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक है, पहले हमारा था यहाँ पे, अगर आप जाते थे बचपन में, जैसे वो हट वगैरह लेते जी, थे, जी, जी, उनकी जी। ऐसी हालत थी, लेकिन ये हट नहीं लग रहा है। हाँ। आपको रियली में मैं बताऊं कि ऐसा लग रहा है कि मलेशिया, बैंकॉक या उधर जा रहे हैं कि जो स्विमिंग पूल, और आपने लुक देखी इसकी जी इतनी बिल्कुल, जबरदस्त। बड़ा ये जबरदस्त ये बनाया है कि उन्होंने। सयाहत को अगर बाहर से भी लोग आएंगे ना, हाँ। तो पूरा ग्रुप आके उसको बुक करेगा, तो इट्स मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग सरमायाकारी भी करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी साइली पट्टी है। आप गडानी से देखें, यानी कि गवादर लें, फिर ये आपका ये कराची आ गया, पूरी सी बेल्ट है जो कि सिंध की साइली पट्टी तक लगती है। और सही। इसको अगर हम सही से पैसा लगाएं, तो आप सोचें ना कि कराची की इतनी बड़ी आबादी है, और ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क से लोग आएंगे, क्योंकि समुंदर देखने के लिए हर कोई जो पंजाब से जी, आता है, जी, मैं बताऊं, जी, जी, जो बिल्कुल। भी आते हैं, यार वो सी व्यू लेके चली ना। हाँ। अब मैंने कहा भाई मैं समंदर खुद नहीं देखना जाता है, हूं। हाँ। तो कह रहे नहीं चलो, तो गाड़ी हाँ। में लेके गए, फिर ओल्ड हाँ। क्लिफ्टन की तरफ लेके गए, फिर न्यू क्लिफ्टन की तरफ, फिर दो हाँ। दरिया पे लेके, हाँ। तो दो दरिया हो गया या कुछ हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात सयाहत, ठीक है, उसमें ट्रैवलिंग हो गई, इसमें सारा अखराजात, होटलिंग हो गई। अब यहाँ पे जैसे कि आप रूम देखे, आपने क्या ज़बरदस्त रूम बनाए हुए, सोफ़ा सेट वगैरह, बेड वगैरह, एसी वगैरह लगे हुए, फिर स्विमिंग पूल है, तो इसको मेंटेन करना होगा। देखें गवर्नमेंट तो मेंटेन नहीं कर सकती ना। मेयर कराची मुर्तज़ा आपने सही सोचा है कि थर्ड पार्टी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू करें, तो ये इसकी मेंटेनेंस भी हो, क्योंकि वो इट विल कॉस्ट, सस्ता नहीं होगा ये, क्योंकि इट विल कॉस्ट, क्योंकि आप जो अखराजात देख रही हैं, स्विमिंग पूल, उसकी मेंटेनेंस अगर आप खुद भी करें तो बहुत हाई कॉस्ट होती है, बहुत हाई अब कॉस्ट। ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर हमारे कराची वाले भी एक ये हैं कि वो अगर बुक भी कराएं, यकीनी तौर पे वो इतनी कॉस्ट होगी तो आम बंदा तो करा नहीं सकता है, लेकिन करें तो इसकी ख्याल रखें, एक चीज़ बन गई है। और दूसरी बात कि ऐसी मिडिल क्लास या गरीब लोगों के लिए भी बनना चाहिए कि जैसे आपने देखा वो चलते हुए जा रहे थे मेरे कराची, तो आपने स्विमिंग पूल का वो दिखाया, साथ में वो बैठने का पूरा जैसे बाहर का सिस्टम होता है ना, जी, लकड़ी बिल्कुल। वाली बेत वाली, वो पूरी वो बेड नुमा वो बना हुआ। जी। तो ऐसी चीज़ें जो है ना मिडिल क्लास के लिए भी बननी चाहिए, क्योंकि सयाहत या टूरिज़्म वो है कि ना सिर्फ आपको इंटरनेशनल, डोमेस्टिक भी लोग आते हैं ना, तो उसमें बड़ा खर्चा होता है, होटल लग बन जाते हैं, फिर वो रिहाइश के लिए, फिर गाड़ियाँ, फिर ये, तो एक वो सिस्टम चलता है। मेन ये है कि कराची में ऐसी बहुत ज़रूरत है कि इस तरीके के इन्वेस्टमेंट के लोग आएँ, घूमें फिरें और इंजॉय करें। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग तो अब यहाँ से आज मैं ऑफर कर सकता हूँ कि अब आएँ, आप देखें ज़रा कराची का एक नया बिल्कुल चेहरा आया है। कराची का एक नया चेहरा है। कराची में एक नया जो है वो रिजॉर्ट बनाया गया है और दिस इज़ रियली ग्रेट। खुर्शीद भाई, कितना पॉजिटिव जेस्चर है कराची के लोगों के लिए भी, और स्पेशली इन समर्स में जब छुट्टियां हैं बच्चों की और हर घर में ही जो है वो बच्चे समर कैंप्स में और इधर उधर पिकनिक की तरफ जा रहे होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट फॉर दिस पॉजिटिव एक्टिविटी एंड न्यू रिजॉर्ट? शहर कायद के लिए तो ये एक अच्छा तोहफ़ा है। हाँ। और इसी तरह की सैर तफरी के नौजवानों को, यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को, स्कूल के बच्चियों को इन छुट्टियों के मौके पे इस तरह का इनॉग्रेशन करना तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। हाँ। और इस तरह के मौके जो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हैं वो अपने दौरे हुकूमत में दे रहे हैं, जी। तो ये अच्छा पॉजिटिव एक जेस्चर तो है। लेकिन जिस तरह से सफारी पार्क में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, वहाँ पे लोगों का हुजूम ज़्यादा नज़र आता है। जी। कराची ज़ू देखें आप, इसके अलावा चाइना पोर्ट है, दीगर जो भी सयाहती मकामात हैं, बिल्कुल अशरफ खान साहब ने बिल्कुल बात ठीक की जी, कि जी। इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोग आएंगे, बुक करेंगे, तो रेवेन्यू कराची का बढ़ेगा। सही। फिर जहाँ तक इसके ख्याल की बात है, तो हमें बैसित कराची के शहरी खुद भी इसका ख्याल रखना है। एक तो इंतज़ामी उमूर है उनके, वो खुद इसका ख्याल रखेंगे, लेकिन हमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हम वो हट्स बुक करते हैं तो वहाँ की सफाई सुथराई, हाँ, बिल्कुल। बीइंग सफाई का ख्याल रखना जो है वो हर पाकिस्तानी का काम सिटीजन है। के, हाँ, हमें उसका ख्याल रखना, तो ये अच्छा एक जेस्चर तो है। और अब छुट्टियां भी हैं तो लोग, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छा अवेल करेंगे इसको। कराची शहर से बाहर बहुत सारे लोग आते हैं, सिर्फ वो आते ही इस वजह से हैं कि कराची में समंदर है और ज़ू है, और ये जिनके दीगर शहरों में इस तरह के मौके नहीं हैं, तो कराची में ये मौके हैं, तो कराची में दूर दराज से लोग आते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको यहाँ बताऊँ कि कराची ज़ू है, वहाँ आप फैमिलीज़ को लेके नहीं जा सकते। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि वहाँ फैमिलीज़ को लेके जाना बड़ा प्रॉब्लम्स है। वहाँ पे गैर मुल्की जो अफगानी हैं वो ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो वहाँ आप अगर अपनी फैमिली को लेके जाते हैं तो वहाँ फैमिली आप अपने आप को
इनसिक्योर फील करते हैं। फिर इसी तरह हमारी जो सीवी जो साहिली पट्टी है, जी, जी, जो सीवीओ है, वहाँ पर भी आप देखें कि संडे को, सैटरडे को वहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो अफगानी शहरी वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो और हल्की सी वो किसी चिंगारी का इंतजार कर रहे होते हैं और आपसे लड़ पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ इंतज़ामिया को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है, लेकिन इस बात पर क्यों अब तक कंट्रोल नहीं किया जा रहा, ये समझ से ज़्यादातर बात है। वहाँ पर अब कराची शहर की फैमिलीज़ ने जाना बंद कर दिया है। मतलब ये खौफ का आलम है कि वहाँ पर अनसर्टेनिटी है, वहाँ पे आपको अफ़गानी शहरी, गैर मुल्की जो शहरी वहाँ मौजूद होंगे और वो गैर अखलाकी हरकत भी करते हैं, जिससे कराची शहर के जो शहरी हैं, फैमिलीज़ हैं, अब वो कराची के साहिल पर नहीं जाते। वो इस तरह के जो महफूज हट्स हैं, हॉक्स बे पे हट्स हैं, कोस्ट गार्ड का हट्स है, इसका और प्राइवेट कंपनीज ने अपने हट्स बनाए हुए, तो वो वहाँ पर जाना तरजीह समझते हैं और जाते हैं। एक महफूज जगह भी है, एक रिजॉर्ट जी, अच्छा है ये, और सिक्योरिटी के लिहाज से भी, फैमिलीज के लिहाज से भी। और इन्होंने एक और अच्छी चीज़ ये की कि मुख्तलिफ जो टाउन्स हैं उनको भी हिदायत जारी की कि भाई आप अपने इलाके में पार्क्स को बेहतर करें, पौधे लगाएं, खुद भी लगाएं। इनके घर के बाहर भी एक पौधा है, गुलमोहर का पौधा इन्होंने लगाया था जब ये तर्जुमान सिंध हुकूमत बने थे, तो उस वक्त इन्होंने गुलमोहर का पौधा लगाया था। आज वो खासा बड़ा हो गया है। अच्छा। तो ये भी एक इन्होंने पॉजिटिव जेस्चर दिया था। उस वक्त भी इन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम दिया था कि आज हम एक पौधा लगाएंगे तो कल वो हमारे बच्चों की तरह बड़ा होता जाएगा और हम उसकी आबियारी उसी तरह करेंगे जिस तरह आप अपनी बेटी की और बेटे की आबियारी करते हैं। तो एक पॉजिटिव इमेज तो है ये। सही कह रहे हैं, बिल्कुल एक पॉजिटिव इमेज है और शहर कायद के लोगों के लिए जो है ये बड़ी अच्छी खबर है। कराची हाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्योंकि घूमने फिरने में इंटरेस्ट लेते हैं कि जी हमें इस तरह के रिजॉर्ट्स चाहिए, हमें इस तरह के बीचेस के ऊपर मखसूस जो है वो जगहें चाहिए। तो अब हमारे पास है और हम भी बाकी लोगों को कह सकते हैं ना कि जी आएँ और कराची में जो है वो आप इस तरह से इन जगहों पर आकर इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और अगली खबर जो है जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूँ, ये दिल दहला देने वाली खबर थी। और जब से इस खबर का सिलसिला शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है हर पाकिस्तानी जो है वो यही सोच रहा था कि भाई एक दफ़ा फिर से जो है वो जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये मामला है ईरान का और इसराइल का। अब जब से अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है तो मामलात मज़ीद कशीदा हो गए हैं और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ अशरफ भाई भी मौजूद हैं, खुर्शीद भाई भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ में ये खबर शेयर करती हूँ जो इसी से रिलेटेड है कि पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की मजम्मत। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम करे। पाकिस्तानी मंदूब का कहना है कि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी को मौका दिया जाए। ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमन की अपीलों को नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म खित्ते में अमन के लिए सरगर्म है, ईरान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। अच्छा अशरफ भाई, अब ये आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या सूरत हाल बनने जा रही है? देखिए अभी तो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हुई भी है। पहले आप देखें कि ईरान और इसराइल का था, क्योंकि अगर हम देखें स्टार्ट से जाएं, इसराइल ने अटैक किया ईरान पे, उसके बाद पीछे से बैकअप पे वो दे रहे थे, फिर उसके बाद अमेरिका अचानक से सामने आ गया। पहले बोला कि हम सोच रहे हैं, लेकिन वो थे बैकअप पे तो अब वो सामने आ गए। लेकिन कंसर्न ये है कि किसी भी मुल्क का एक इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशन मौजूद है। अब उसमें क्या है कि करारदाद मंजूर होती है, कोई भी मुल्क जो है दूसरे मुल्क पे बिना किसी उसके आप अटैक नहीं कर सकते। फिर करारदाद है कि उनकी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और फिर करारदाद है कि उस मुल्क की सालमियत को, उन सबको उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है, क्योंकि जो रीजन कंट्री होंगे आसपास। अब ईरान को अगर हम देखें तो ईरान एक जगह पे है, ईरान से बॉर्डर कौन कौन से मिलते हैं, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, फिर बाकी रीजन जो आ रहे हैं वो सब है। तो उसका जो इम्पैक्ट है कि वो क्या पड़ेगा उस ममालिक पर। अगर खुदा न खास्ता अगर आप अटैक कर रहे हैं और वो जो आप कह रहे हैं कि हम परफेक्ट अटैक कर रहे हैं, तो आप वहाँ की इंसानी जानों को जो आप दो ममालिक का हुआ, क्योंकि आप पहले उसका एक सपोर्ट कर रहे हो। पहले इसराइल ने इलीगली तौर पे, गैर कानूनी तौर पे ईरान पे हमला किया। जब उसके ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद उसने रिस्पांस दिया तो उसके बाद वो समझे कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन ईरान उनसे कई गुना है। उन्होंने उनको रात में दिन दिखा दिया, उनको बता दिया कि वो लोग कौन है। लेकिन उसके बाद जब देखा कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर अमेरिका कूदा। तो आप ये कंसर्न देखें कि इस वक्त जो मुझे नज़र आ रही है, इस वक्त तो आपको जो रीजन में जो मुल्क है ना, जो रिलेटेड है,
तो बहुत ख़तरनाक हुई हुई है। पाकिस्तान भी उससे इम्पैक्ट होगा, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, बिल्कुल। कॉस्ट बढ़ जाएगी, एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि एलपीजी अभी एलपीजी के हाँ, ये हवाले से कल हमने की तो खबर लास्ट थी में जब ये कि शुरू बिल्कुल। हुआ था तभी कोई सप्लाई चेन टूटी थी, जो हाँ। ईरान से भी सप्लाई चेन है, कतर से भी आती, तो ये एक आबरे आजम जो उसका है जी। वहीं से सारा हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं ना। सही। ईरान से भी आ रहा होता था, तो बायलैटरल होता है, बार्टर ट्रेड होता है, जी, कुछ जी, लोग जी। कुछ दो, तो अब वो बंद हो गया है सब कुछ। तो हमारे यहाँ 240 रुपए की एलपीजी थी, आप Yes. यकीन करें कि 90 रुपए किलो बढ़ गई 330, और मैंने खबर दी 500 रुपए किलो तक जाएगी ये। अच्छा ठीक है, अब देखें ना, सप्लाई चेन टूटेगी, आपको चीज़ नहीं मिलेगी और डिमांड आएगी, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी ना। हाँ। कॉस्ट उसकी, अब कॉस्ट कैसे बढ़ रही है? अभी जब ये बीच में चल रहा था, अब ये जो कंसर्न हुआ है कि अमेरिका ने ईरान पे जो अटैक किया है, तो अब ईरान ने कह दिया अब हम आपको बताएंगे। इट्स मीन कि आपकी जो सी बेल्ट है उस पर जो आपके यूएस जो फ्लीट होगा या दूसरे फ्लीट होंगे जो माल लेकर आ रहे होंगे, वो उसके ऊपर अगर अटैक होता है हाँ। तो उसका इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहली चीज़, जो Right. भी शिप आती है, हाँ। समुद्री जहाज जो है वो माल लेकर आ रहा है, माल बरदार, तो उसकी एक इंश्योरेंस प्रीमियम होती है। राइट। अब वो पहले ही जो $400 थी बढ़ के $2000 हो चुकी है, लेकिन जब ये कंसर्न होगा, आपको ख़तरा बढ़ जाएगा कि वो माल लेकर आ रहा है, उस पर 100% है कि वो मिसाइल लगेगा, सही। तो उसका इंश्योरेंस टाइम आप बताएं कहाँ चला जाएगा। जाहिर है वो हर चीज पर ठीक है, इंक्रीज तो होगी। उसकी हाँ। जो कॉस्ट है आम आदमी पे आएगी। जी। पाकिस्तान इस वक्त जो बिजली बना रहा है, तो कुदरती गैस से ज़्यादा आप दरामदी LNG पे मंगा रहे हैं। अब LNG जो है वो बाई शिप जो है बॉर्डर के थ्रू आती है, हाँ। आपके पोर्ट पे लगती है, फिर जी। टर्मिनल से लग के आपके लाइनों में जाती है। तो LPG की कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो पाकिस्तान में आपकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएगी, पहली चीज़। राइट। LPG पहले ही महंगी हो गई है, 90 रुपए 100 रुपए पर केजी, मैं टनों में बात नहीं कर रहा हूँ, पर केजी 1 किलो। हाँ। घरेलू सिलेंडर जो 11 किलो का होता जी। है, आप उसका वो तो 1100 रुपये महंगा हो गया वो। अब आगे जाके देखें उसकी जो कॉस्ट है, हाँ। ये बढ़ती है, हर जगह पे नजर जी, आएगी। जी। आपकी फ्यूल कॉस्ट, डीजल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बिजली महंगी हो जाएगी। जी, जी, जी। और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आगे चल के महंगाई की शक्ल में, वो महंगाई होगी क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सही। जिस तरीके से अभी अशरफ भाई ने कहा कि ये जो ओवरऑल सूरत हाल बनी हुई है खित्ते में, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ेगा, और आप LPG की सूरत में या दीगर चीज़ों की सूरत में आपने देखा कि पड़ना शुरू हो गया है। व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह से अमन हो सकता है? क्या मुमकिन जो है वो इकदाम हो सकते हैं जो ये दोनों ममालिक, इनफैक्ट तीनों ममालिक जो है वो कर सकते हैं, अमरीका, ईरान? देखें, ये जो ख़ित्ते में एक जंग की सूरत हाल इस वक्त हो रही है, इसमें अगर थोड़ा सा 2 माह पहले चली जाए तो जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी थी, उसमें अमेरिका ये दावा करता है कि उसने बड़ा किरदार अदा किया। और जब डोनाल्ड ट्रंप आए नहीं थे और जब इक़्तिदार इनका आने वाला था, तो इन्होंने कहा था कि मैं जंगों के ख़िलाफ़ हूँ, अमन पसंदी की तरफ जाऊँगा, अमेरिका किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। आप देखें, अमेरिका होता कौन है कि वो दीगर ममालिक के ऊपर अटैक्स करे? उसके ऊपर क्या, उसके पास क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको इख्तियार दिया हुआ है? क्या इंटरनेशनल लॉज उसको इजाज़त देते हैं? अगर इसी तरह मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ यहाँ पर नाज़रीन के लिए, इंडिया के पास जौहरी हथियार हैं, तो क्या अमेरिका इंडिया पर हमला करेगा? नहीं कर सकता इंडिया को, क्योंकि वो उसके साथ उसके अपने इंटरेस्ट मौजूद हैं। देखिए, अमेरिका हमेशा से ही अमेरिका ने जिस तरह से इराक पर हमला किया, बाद में फिर उनके अपने एटमी साइंसदान और दीगर जो जौहरी माहिर थे, उन्होंने कहा कि इराक में कुछ नहीं मिला। आपने पूरा तहस नहस कर दिया, वहाँ के लोगों को मार दिया। आपने देखा कि माजी में भी जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर जब एटम बम बरसाए गए थे, वहाँ आज तक उसके असरात आ रहे हैं। वहाँ बच्चे माजूर पैदा होते हैं, वहाँ पर उनकी जो उनकी नस्ल है बर्बाद हो गई है। तो अमेरिका होता कौन? मेरा सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को ये इजाज़त किसने दी है कि वो मुसलमान ममालिक पर या किसी और मुल्क के ऊपर हमला करे? तो इसराइल जो अपने आप को एक तोरम खान चीज़ समझता था, उसको ईरान ने बता दिया है। देखिए, ईरान पर माजी में भी और अब भी बहुत सारे एसेंशंस लगी हैं, लेकिन उसने उन एसेंशंस के साथ मुकाबला किया, जरूरतमंदाना मुजाहिरा किया। देखिए, कोई भी मुल्क है उसको अपनी दिफाई सलाहियत। चलिए इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन शो में यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि ख़ित्ते में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसके लिए अब क्या किया जाए और क्या होने जा रहा है। अशरफ भाई, मैं चाहूँगी कि आप ये ज़रूर बात करें कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में अब ये परसेप्शन बिल्ट हो रहा है कि जी ईरान जो है वो अनएक्सपेक्टेडली पता नहीं क्या कुछ करने जा रहा है या क्या कुछ होगा, व्हाट डू यू थिंक कि क्या टेबल तक ये, मतलब ये मुज़ाकरात टेबल तक पहुँच जाएंगे या सिचुएशन इसी तरह कॉम्प्लेक्स रहेगी? देखिए, सबा पहले बात ही हो रही थी, ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही थी, टेबल पे बात हो रही थी। उस बीच में
इसराइल ने अटैक किया है और वो बातचीत को उन्होंने देखा कि वो सारी बातें मान रहे हैं, तो ये सही। बैक खौफ होंगे, तो इसलिए उनके बीच में आके अचानक से सडनली उनको याद आ गया और उन्होंने अटैक किया। उसके बाद फिर ये सारी जो टेबल टॉक थी वो ख़त्म हुई, उसके बाद जंग का सिलसिला शुरू हुआ। सही। अब आप ये देखें कि मोर देन, अगर मतलब आज 23 है जुलाई और मोर देन के 12-13 दिन हो गए, उसके बाद अमेरिका भी इस जंग में अब कूद गया है और उसके बाद कहा है कि अब सब पुरअमन हैं, महफूज हैं। मगर ये है कि अब कंसर्न देखें, अगर आपने किसी को मारा है तो वो 10 गुना पावर से आएगा वो। और ईरान इराक जंग, जब मैं छोटा था तब से सुनता सुनता बड़ा हूँ, इराक इराक जंग मैं 10-12 साल चली हुई है। वो जंग के वो आदी हैं, उनको कोई मसला नहीं है कि वो तो 10-10 साल तक लेके लड़ते हैं। मगर जब आप रिस्पांस देंगे, क्योंकि उन्होंने जो अभी अटैक किया, अब आप सबसे बड़ी बात कि ईरान की जो टॉप लीडर्स थे जी और मतलब फौज के लीडर, उनको आपने कत्ल कर दिया, ठीक है। अब ईरान का अगर हम देखें, बी एज़ मुस्लिम शहीद किया है आपने, और उन्होंने आके उनको ही टारगेटेड करके, उनके जो स्पाई थे वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उनको मारा। उसके बाद वो रिस्पांस आया, ठीक है। उन्होंने तो मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उन्होंने किया ना, उसके बाद जो है अब जब रिस्पांस आ रहा है तो अमेरिका कूद गया। अब आप ये देखें कि वो हर चीज़ को छोड़ के जो मतलब कि वो मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी इन सब के ऊपर आ रहा है, लेकिन जो मेन बात है कि पहल किसने की उसके ऊपर नहीं जा रहा है। फिर यहाँ पे आके सबको वो कह रहे हैं कि मैं पीस के लिए बात करूँ, मतलब धोखा जो दिया है तो पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब कंसर्न ये कि मैं अपना खतरा बताऊं कि मैं अगर बैठा हुआ, मैं समझ मैं सेफ़ हूँ ना, कबूतर की तरह वो बैठा हुआ, मुंह अंदर डाल दिया, मैं सेफ हूँ, ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि पूरा खित्ते में अगर हम देखें, कुवैत, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, तो ये मैंने गिनवा दिया है। तो पाकिस्तान अगर हम ये देख रहे हैं तो हमारी, अगर हम इस्लामिक कंट्री से पीछे नहीं, 54 इस्लामिक कंट्री हैं। और अगर वो इस वक्त भी अगर सब बैठ के अगर फैसला नहीं करते हैं, देखें हमें अगर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर नहीं मिलेगा, अमेरिका जैसे जो भी मुल्क है ना, मुझे अमेरिका जाना है ना मुझे कोई शौक़ है, लेकिन अगर आप कोई भी मुल्क जो है आके आप किसी के एक मुल्क पे आप अटैक करोगे, ये इजाज़त नहीं है किसी को भी। सही, बिल्कुल। और अगर ये जब यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा तो आपको बुरा लगता है। ईरान ने जब रिस्पॉन्स दिया, आपको तो कुछ नहीं कहा था ना, इसराइल ने पहले अटैक किया, उन्होंने उसके बाद दिया, तो उसके बाद अब आप भी आ गए। B2 बमर, आप सोचें कि दुनिया में मतलब कि वो टेक्नोलॉजी किसी के पास भी नहीं है, बिल्कुल। हाँ। और सबसे बड़ी बात कि 18,000 किलोमीटर वो तय कर आए हैं, और इसका मतलब इट विल फ्लाई। हम जो बोलते हैं ना, ये जेट फ्लाइट और ये फाइटर प्लेन नहीं उड़ सकते हैं, तो अमेरिका ने सबको जो है साइड लाइन कर दिया, बता दिया, ये पूरी दुनिया को पैगाम दिया है उसने कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम USA हैं। तो अब ये चाइना हो, रशिया हो, ये सब कंसर्न, अगर ये सब मिलके अगर कोई एक बॉडी बना के आ गए तो फिर क्या होगा। अभी अगर हम देखें अमेरिका में भी उनके जो कांग्रेस है वो उसके अगेंस्ट जो है वो खड़ी हो गई है, वहाँ पे भी उसका एहतजाज हो रहा है। कांग्रेस ने भी एहतजाज शुरू किया, मुआवजे की बातें शुरू हो गई हैं। नो वॉर। अगर ये यहाँ से अब आपने उनको मारा, आप कहने अगर तुमने हमें मारा ना तो हम 10 गुना से आएंगे, तो वो तो मारेगा वो। सही। चलें जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अशरफ भाई हमारे शो में आए, खुर्शीद भाई हमारे शो में आए, और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और उम्मीद यही है कि ख़ित्ते में ये सूरत हाल जो है, ये जो बदलती हुई सूरत हाल है, ये किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए, क्योंकि जंग जो है वो किसी के भी फेवर में नहीं होती, जंग जो है वो किसी भी मुल्क के हक में नहीं जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आम आवाम जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मिलवाएंगे आपको एक मेहनती शख्स से। वेलकम बैक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बाहिम्मत शख्स की, और आपको मिलवाएंगे इस शख्स से। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ इस मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत खुददार होते हैं, जो कि हज़ार मुश्किलात के बावजूद भी किसी के आगे सर नहीं झुकाते, और वो यही सोचते हैं कि वो जैसा भी करें वो ख़ुद अपने पास से जो कुछ कर सकते हैं अर्निंग्स करें। और उसके लिए जब वो ये सोचते हैं तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला रास्ते बनाते हैं। और जब आप मेहनत करने का सोचते हैं, जब आप आगे बढ़ने का सोचते हैं, कम रिसोर्सेज के बावजूद भी, किसी मजबूरी के बावजूद भी, तो अल्लाह ताला आपका साथ देता है और अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखता है।
लेकिन ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो आए आगे बढ़कर ऐसे लोगों का साथ दें, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें और ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जो आपके लिए इंस्पिरेशन भी हैं, जो आपके लिए आगे चलकर एक सबक भी हैं कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और काम करना है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वकार हुसैन दुरानी। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और उनके साथ मौजूद हैं इस्मत अली जो कि सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वकार भाई से जो है वो स्टार्ट करते हैं और वकार भाई से ज़रा पूछते हैं कि वकार भाई जो है उनकी लाइफ कैसी रही और वकार भाई ने कैसे ये सोचा कि वो इतना ये ज़बरदस्त काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इस तरीके से पॉजिटिव ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं। वकार भाई, आपको पता है अब बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। बहुत सारे लोग जब आपको देखते हैं, यानी सोशल मीडिया पर जब वकार भाई का जो क्लिप था वो हम लोगों ने देखा तो हमने सोचा कि फ़ौरन वकार भाई को जो है वो बुलाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये वो अजीम लोग हैं, ये वो ज़बरदस्त लोग हैं, ये वो बड़े लोग हैं जो कि कभी भी किसी मजबूरी को ना अपने आगे नहीं लेकर आते, बल्कि वो ये सोचते कि नहीं, हमने आगे बढ़ के इस मजबूरी को ओवरकम करके जो है वो अपना काम करना है। तो वकार भाई, कब से कर रहे हैं आप ये काम और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। फैमिली में कौन कौन है और वालिद और वालदा एंड ऑल दैट सब के बारे में बताइए। मेरा तकरीबन दो हफ्ते हुए हैं काम करते हुए। अच्छा, सही, ये 2 हफ्ते से आप काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले से आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी? इससे पहले जो है वो आप क्या करते रहे? ये बस आम रूटीन थी, खाना पीना, उठना, नमाज़ें पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कैसे आपको 2 हफ्ते पहले ख्याल आया कि नहीं, मैंने आई कैन डू समथिंग? मैडम, एक दिन मैं रात में सो रहा था अपने रूम में, अपने बेड पे, तो वो एकदम से ख्वाब में आया थे भाई कोई ऐसी बड़ी ताकत है जो मुझे आगे की तरफ चल रही है, पीछे नहीं आनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि ये हमारे अल्लाह की ताकत है जो मुझे आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। बोलिए भाई तुम आगे बढ़ो, पीछे नहीं आओ, मैं तुम्हें पीछे नहीं आने दूँगा। तो मेरे एक ख्वाब मैंने देखा तो ये भाई मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये काम स्टार्ट करूँ। तो वो मेरे आइडिया थे बाबा जी, वो गलियों में, रोडों पे, सादिल पे डबल रोटी बेचते थे। तो मैंने उनको फोर्सेस किया। तो मैंने सोचा कि भाई जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अपने रिस्क से हलाल की रोज़ी रोटी कमाऊँ, किसी से हमें हाथ ना फैलाऊँ, किसी की नज़र में ना दूँ, ना अल्लाह की नज़र में दूँ, किसी की नज़र में नहीं देना चाहता, पर मैं अपनी रिस्क से हलाल की रोज़ी रोटी कमाना चाहता हूँ बस। सही, ये बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की कि भाई मैं किसी की नज़रों में ना गिरूँ, मैं अपने रिस्क के हलाल से जो है वो ख़ुद कमाना चाहता हूँ। कैसा रिस्पांस है और दिन में कितनी आपकी जो है वो राइड्स हो जाती हैं? लोग बड़े प्यार से आपको बुलाते हैं कि जी वकार भाई आएँ और हमारा जो है ये ग्रॉसरी ला के दें। क्या दिन भर इस काम की जो है, इस काम के हवाले से बताएं, क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं दिन भर? मेरी आपने सारी वीडियो तो आपने देखी हो जी, वो अभी भी मीडिया पे चल रही है। मेरे साइकिल पे कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसको जो भी सौदा मनमाना आता है वो उस नंबर से रब्ता करते हैं, मैं उन जगह पे पहुँचा देता हूँ। सही। अच्छा, जो वकास भाई है ना, ये सॉरी इनका नाम जो है वो वकास है, वकास हुसैन दुरानी। तो ये जो वकास भाई हैं, ये जो हैं, ये इनकी जब क्लिप वायरल हुई सोशल मीडिया पर और जिस तरीके से ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हैं, जब हमने इनका ये क्लिप देखा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि देखें हम कितनी मजबूरियाँ, कितने बहाने बनाते हैं कि हम अभी जो है वो ये काम नहीं कर सकते, इस वक्त जो है वो हमारे सर में दर्द हो रहा है, इस वक्त हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त जो है हमें ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। तो आप ये देखें कि इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद वकास भाई जो है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इनको ख्वाब आया और उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि किसी की नज़रों में नहीं गिरेंगे और ख़ुद अपनी अर्निंग्स करेंगे। तो ये कितना बड़ा चैलेंज था वकास भाई आपके लिए? मैडम, जिस बंदे की नियत साफ होती है ना, उससे मंजिल आसान होती है। और मैं जो भी कमाता हूँ ना, अपनी वालदा से हाथ में रखता हूँ। मेरी वालदा की दुआ और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का करम, अल्लाह का साथ है। और जिन जो बेचारे जो गरीब है उन लोगों की मैं थोड़ी बहुत हेल्प करता हूँ, तो उनकी भी दुआ मेरे साथ है। तो जब सबकी मेरी दुआ सबसे मेरे साथ है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरी मंजिल तक पहुँचने से। आपको वाकई कोई नहीं रोक सकता आपकी मंजिल तक पहुंचने तक, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब नीयत अच्छी हो, दिल सच्चा हो, तो फिर मुकाम हासिल हो ही जाता है। अच्छा, क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं दिन भर और किस तरीके से आपने ये सोचा कि चले जी ये मैं करता हूँ और फिर लोगों को मैं कैसे बताऊँगा कि मैं लोगों के काम आ सकता हूँ, ग्रॉसरी जो है वो ला सकता हूँ, और ये फिर आइडिया कैसे आया? फिर ये आपने, जाहिर सी बात है, फिर ज़्यादातर लोग तो इस काम के लिए बाइक वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे होते, किस तरीके से ये सारा अरेंजमेंट जो है वो हुआ? फिर ज़रा
थोड़ा सा ये बताइए। मैडम पहले तो मैं लोगों के घरों पे जाते पहले बताते मैं उनको मैंने बताता था भाई ये मैं होम डिलीवरी मैंने काम स्टार्ट किया, पर ये मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी सपोर्ट किए, उन्होंने उनका एहसान है, उनका करम है, उनकी मोहब्बत है। मैं अपने दोस्तों का एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं उतार सकता। उन्होंने मेरे हर कदम पे मेरे साथ दिए, ठीक है। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, फिर वायरल किया, नेट पे डाला, उन्होंने वायरल कर दिए, फिर मैं इस वजह से आज यहाँ पे हूँ, वरना मैं कभी नहीं होता। मैं तो एक आम इंसान की तरह जीना चाह रहा था, पर मेरे दोस्तों ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो बिल्कुल आप जिस तरह से कह रहे हैं ना, वो आपकी इंटेंशन थी, वो आपकी सच्ची नीयत थी, जिस वजह से अल्लाह ताला ने आपको जो है इतना मर्तबा दिया, इतना आगे किया कि लोगों ने पहचाना कि ये कितने बाहिम्मत शख्सियत हैं और कितना अज़्म है, और इनको देखकर न जाने कितने लोग जो है वो इंस्पायर हुए होंगे। बहुत सारे लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि भाई ये अगर ये काम कर सकते हैं तो फिर हम क्यों बहाने बनाते हैं कि हम काम नहीं कर सकते या हम जो है हमें कोई मजबूरी है। तो बात वही है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक दफ़ा फिर से बताइएगा कि आप कह रहे थे कि आपने ख्वाब देखा था वकास भाई, तो ख्वाब में आपने क्या देखा और उसके बाद उस ख्वाब का जिक्र आपने किससे किया और फिर कैसे आपने ये सारी चीज़ें जो है वो इनिशिएट की? मैंने ख्वाब में जब देखा था भाई, तो मैं अपनी गलियों में से साइकिल चलाता हुआ आधे जा रहा हूँ। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे तो बड़ी ताकत है, तेज़ हवा चल रही है जो मुझे आधे की तरफ चल रही, पीछे नहीं आने देती। तो मैंने ये अपनी मस्जिद के जो इमाम साहब है जो ख्वाब की ताबीर बताते, मैंने पूछा कि भाई ये सही है, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप जिस काम में हाथ डालो, जो काम में स्टार्ट हो उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। सही। चलिए जी, हमारे साथ जो हैं वो इस्मत अली भी मौजूद हैं। आप ख़ुद एक सोशल वर्कर हैं और लोगों की मदद करना, इससे तो बड़ा कोई जज्बा होता ही नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि आएँ नेकी में हिस्सेदार बने, आएँ लोगों का हाथ थामें, आएँ ऐसे लोगों की मदद करें जिनकी मदद करके सच्ची खुशी मिलती है। तो आप क्या सोचती हैं कि ऐसे लोगों के लिए मज़ीद क्या चीज़ें करनी चाहिए, ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि ये लोग जो है ना, ये बड़े खुददार लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि ये खुद ही अपना कमा के खाने वाले लोग होते हैं। ये किसी भी तरीके से इस तरह के लोग नहीं होते कि आप जो है इनके बारे में ये कह दें कि जी ये काम नहीं कर सकते। इनका जज्बा इतना बुलंद है, इतना बुलंद जज्बा है कि उसके आगे जो है ना वो सारी चीज़ें ठीक ही पड़ जाती हैं। जी मैम। इस तरह से है कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी ऑफ द कैमरा कि हम खाना किसी को भी खिला देते थे, लेकिन बहुत से लोग हैं जो लास्ट वो जो मीट वाले पे हमने प्रोग्राम किया था, मीट डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि लोग आपके घर के सामने लाइन लगी है ना, लेकिन आपकी इज़्ज़त नफ्स आपको उस लाइन में आने नहीं देती। नाउ वी रीच टू द डोर स्टेप्स, ताकि किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़े। आपको पता है एक लो लाइंग एरिया है, यहाँ पे डेली वेजर्स हैं, वो किराए के घर में रह रहे हैं और बहुत उसमें से परेशानियां हैं लोगों को। तो वहाँ पे आप क्या जज करेंगे कि कौन लेके जा रहा है और कौन नहीं? हाँ, अल्लाह इतनी तौफीक दे। मेरे डोनर्स को भी मैं आपके कैमरे के तवस्सुत से कहना चाहूँगी कि जब मैं उनसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ तो वो मेरे कहने से पहले डोनेट करते हैं, because they see me every other day out in the street distributing things। सही। और बाकी ये इसकी ज़ात है, मैं और आप किसी काबिल नहीं है, वो चुन लेता है, वो करवा रहा है। सही। और इसी तरह कराते रहे। मेरे बाद मेरे बच्चों में बस मेरी ये दुआ है। इनके हवाले से आपने पूछा, या कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा शख्स, इंक्लूडिंग हिम, यस यस, हो, लेकिन वो मोटिवेटेड हो, वो कुछ करना चाहे। आई वॉज कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग आफ्टर सीइंग हिम एंड आफ्टर मीटिंग हिम, because I heard about somebody and then I realized कि मैं इसको कैसे materialize करूँगी। सही। बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, like if he is on cycle and he lives quite far from my place, मैं DHA phase 7 में रहती हूँ, ये मलीर में। सही। So मुझे इनसे डिस्कस करना होगा after the program things other than this what he can do it। तो मैं इनको प्रॉपर सेटअप लगा के दूंगी, अपने घर से अर्न करें माशाल्लाह। और बस इनकी और इनकी अम्मी की दुआएं चाहिए। That is precious and priceless। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है मैम ने कि मैम ये कह रही हैं कि इनसे डिस्कस करने के बाद, क्योंकि मैम जो है वो डिफेंस की तरफ रहती हैं और वकास भाई जो है वो मलीर की तरफ रहते हैं, तो ये बड़ा ही गुडविल जेस्चर है, ये बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर है और ये बड़े ज़बरदस्त जो है वो आपने डिसाइड किया इनके हवाले से। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जैसे इस्मत मैम है, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जब ये दूसरों की मदद करते हैं ना तो अल्लाह भी इनकी मदद करता है। और ये मुझे बड़ी खुशी
है कि हमारे सिटी 10 के प्लेटफॉर्म से जो है वो इस तरीके से हमने एक तो वकास भाई जैसा टैलेंट आपके सामने हाईलाइट किया जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, और दूसरा यहीं बैठे बैठे हमारे शो में ही जो है वो मैम ने फैसला किया कि वो इनको जो है वो जॉब ऑफ़र कर रही हैं, और इनसे वकास भाई से डिसाइड करके जो है फिर ये फाइनलाइज हो जाएगा कि ये किस तरीके से इनके साथ काम करेंगे। तो मैम दैट्स रियली रियली ग्रेट, और ये वो कार्य खैर है बात करना और ऑन द कैमरा कहना कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, हाँ। फिर होता कुछ नहीं है। सही। बट आई बिलीव इज कि एक बंदे को स्किल सिखा के एम्पावर करके उसको इतनी फाइनेंशियली हेल्प कर दें हाँ। जो आपको लगे कि ये इससे अर्न करेगा। सही। और जैसे ये कह रहे थे कि मैं जरूरतमंदों की भी कोई थोड़ी बहुत मदद करता हूँ, उनकी दुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया माशाल्लाह कि एक चिंची मैंने किसी को खरीद के दी थी अनियन सेल करने के लिए, पीछे काट लगा देते हैं ना वो आगे मोटर बाइक होता है। Probably I gave him 30 to 40,000, कोविड टाइम था। अच्छा। So 2024 के एंड पे उसने मुझे 5,000 भेजे थे और मुझे याद दिलाया था कि आपने मुझे 3 साल वो प्याज मैं बेचता हूँ और मंडी से लाता हूँ, और उससे पहले ही वॉज नॉट ओनली जॉबलेस, उसको फिजिकल इश्यूज मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज थे। सही। बट नाउ ही इज कमिटेड, ही इज अर्निंग, ही इज फाइन। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये वही बातें होती हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त बातें होती हैं, ये वही चीज़ें हैं कि आप अपनी नेकियों में जितना इजाफा कर सके ना उतना ही कम है। शो में यह वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो मेरे साथ इस वक्त इस्मत मैम मौजूद हैं और वकास भाई मौजूद हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो कहना चाहिए ना कि वो लाइन है, वो पाथ है, वो रोशनी है कि वो इन पे चल के जो है वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। इंस्पिरेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, और यहाँ पर जो वकास भाई की ज़िंदगी है इससे हमने ये इंस्पिरेशन ली है कि मेहनत जो है उसमें वाकई अज़मत है, मेहनत करना नहीं रुकनी है, काम करना नहीं रुकना है। वकास भाई, जिस तरीके से मैम ने बड़े ज़बरदस्त आपके हवाले से कहा कि वो चाहती हैं कि वो आपको जो है वो यहाँ से जॉब भी ऑफ़र करें ताकि आपके लिए चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैडम छोटा मुँह बड़ी बात, मैडम तो एहसान है, इनकी मोहब्बत है, इनका करम है कि वो मुझे जॉब देना चाहती है। पर मैडम मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुझे छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ अवाम को जी। उन लोगों में जो बेचारे जो माजूर होते हैं, जो दूसरे के सामने हाथ फैलाते हैं, उनके लिए ये कहना चाहते भाई अपना काम अपना है, जो भी है ना अपना है, और किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, किसी से मोहताज नहीं बनो, कुछ भी नहीं दो, बस अपने जो भी आपको जिससे हलाल मिलना है उसमें खुश रहो। बहुत अच्छी बात है। सही। बहुत अच्छी बात। तो वो यही कह रहे हैं, मतलब वकास भाई का यही कहना है कि वो बहुत थैंकफुल हैं कि जिस तरीके से जिस तरह से इस्मत मैम ने जो है इनको ऑफ़र की ये जॉब और उनके लिए कहा कि भाई आप अगर जॉब करना चाहें तो उनके साथ करें, तो बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने ये की है कि ये वो जॉब जो है उनको दी जाए जो कि ज़रूरतमंद है, जो इनसे ज़्यादा जो है जिनको ज़रूरत है, और वो अपना काम जिस तरीके से कर रहे हैं वो अपना काम उस तरह से करते रहेंगे। अच्छा वकास भाई, ये बताएं आपके क्या प्लान्स हैं आगे इसी काम से रिलेटेड, आगे और क्या गोल्स हैं, और क्या होता है ना इंसान का थॉट होता है। जी जी। 15 डेज आपने अभी किया है, हाँ, तो आप थोड़ी सी अपनी अर्निंग शेयर करेंगे अगर आपको मैडम ये मेरा चाहे वो कम हो, बिकॉज वो इतनी बड़ी बात है कि आपने हाँ बिल्कुल, उससे ये है कि बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाएंगे। हाँ, ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन है कि उनको कोई मसला हो और वो हाथ फैलाते हैं, हाथ फैला। ये देखिए ना कितनी इज्जत नफ्स है। आई अप्रिशिएट हिज इंटेग्रिटी। इन्होंने कहा कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए और मुझे बस अल्लाह की चाहिए। तो ये आप दूसरों को मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आटे में नमक के बराबर हो, सिर्फ इसलिए कि लोगों को अंदाजा हो। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बता सकते हैं कि आप पूरा दिन में या ओवरऑल वैसे आप क्या आपकी अर्निंग्स है, इफ यू आर कंफर्टेबल। मैडम मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी वालदा से 3 ख्वाब पूरे करने। मैं तो अपने रिश्ते, जैसे मैंने 3 ख्वाब हैं जी, कि मैं अपने रिश्ते हलाल से पैसों से अपने माँ बाप तो हाथ चुमड़ा तो आमीन आमीन आमीन। और दूसरा ख्वाब मेरा ये है कि मैं अपने रिश्ते हलाल से पैसों से एक मस्जिद बनाऊँ जहाँ पहले इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारा सब कुछ सिखाया जाए, फिर उनको हाफिज़ कुरान बनाया जाए, फिर वहाँ जो मुल्क में दीन इस्लाम फैलाया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अभी अपनी अर्निंग्स के हवाले से अगर आप कुछ बताएं, अपने डेली रूटीन के हवाले से कुछ बताएं, कब निकलते हैं आप घर से, कब आपको कॉल्स आती हैं, तो फिर आप घर में होते हैं तो फिर एक कॉल आ जाती है या 2 कॉल्स आती हैं? मेरा ये रूटीन सुबह में
11 बजे निकलता हूँ, रात में 1:30-2 बजे घर पे आता हूँ वापस। जी ठीक है। अब जहाँ से भी किसी से भी कॉल आते हैं मैं वहीं पर निकल जाता हूँ, उनकी डिलीवरी पहुँचा देता हूँ। मेरे रोज़ से मेरे तकरीबन 500-600 बनते हैं ज़्यादा से सही माशाल्लाह, सही और सही आप साइकिल पे ही करते हैं ज़्यादा। डिलीवरी? जी मैडम। सही। तो साइकिल पे जाना और क्या मतलब कितना करीब के डिस्टेंस होता इलाके में है आप या करते हैं? क्या है? मैडम मुझे अंदाज़ा है कि भाई मुझे साइकिल कैसे चलानी है, कितना ट्रैफिक होता है। मैं तो उनसे जो भी कस्टमर में से ऑर्डर मंगवाता है, जो भी सामान मंगवाता है, मैं उनको मैं बोलता हूँ मैडम तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा मुझे। मेरी ये हालत तो आपको पता है, आप लोगों के सामने है इससे। सही। अच्छा, जब आप जाते हैं लोगों के घरों के ऊपर ग्रॉसरी उनको देकर आते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन होता है? वो बड़े प्यार से आपसे मिलते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि वकास भाई जहाँ पर भी जाते होंगे तो लोग इनको बड़ा ही अप्रिशिएट करते होंगे, बड़ा ही प्यार से देखते होंगे, बड़ा इंस्पायर करते होंगे ये लोगों को। मैडम जी वकास भाई। इफ यू डोंट माइंड, आप थोड़ा सा ये बोल रही हैं कि हर बंदा मुझे मोहब्बत दे रहा है, पर ऐसी बात नहीं है अच्छा। मैडम। तो लोग ऐसे भी हैं जो मेरा मजाक भी बनाते हैं, कुछ लोग मेरे सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी जी। बोलते हैं नहीं तो भाई- जो लोग आपका मजाक बनाते हैं या बनाते थे उनको तो अब आपने जवाब दे दिया ना वकास भाई। जी मैम। तो अब तो जो मजाक उड़ाने वाले हैं, अब तो जो बातें बनाने वाले हैं, जो आपके हवाले से किसी भी किस्म का कोई ताना कसने वाले लोग हैं, उनको तो आपने जवाब दे दिया। यू आर हेयर विद अस इन सिटी 10। तो आप ये देखें ना कि आपने तो सबको जवाब दे दिया। आप तो सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग ये देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे कि इन जो वकास भाई हैं इनकी क्या स्टोरी है, इसके बैकग्राउंड में क्या है, वकास भाई के घर में कौन है, कैसे इन्होंने ये जो है ना वो अज़म का इरादा किया कि इन्होंने कहा नहीं जी ठीक है आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो ये तो आप जवाब दे चुके। अब तो मजाक बनाने वालों की जो फिक्र है वो आप बिल्कुल छोड़ दें। अब तो वो अगर मजाक बना रहे हैं तो वो मेरे ख्याल में उनका अपना ही मजाक बन रहा है, क्योंकि मजाक बनाने वाले या बातें बनाने वाले या किसी की भी लेग पुलिंग करने वाले या किसी को पीछे धकेलने वाले जो हैं वो तब पीछे रह जाते हैं जब किसी का काम बोल रहा होता है। आपका काम बोल रहा है और आप दिखा रहे हैं दुनिया को कि इन तमाम तर चीज़ों के साथ यू कैन डू इट। तो इसलिए मैंने पूछा कि वो हम इस वक्त ना आपसे प्यार करने वालों की बातें कर रहे हैं, तो वो उनका क्या आप जेस्चर होता है, घर वाले कैसे अप्रिशिएट करते हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो कैसे अप्रिशिएट करते हैं, ये ज़रा बताएं। दोस्त क्या कहते हैं? मैडम सब तो खुशी है, बोलते हैं यार तुमने हमारा सर फसल से ऊंचा कर दिया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और ऐसी लगन से ईमानदारी से हर काम ऐसे करो बस। ये उनकी कहते हैं support वो। है, जी। सही। अच्छा, वालदा क्या कहती हैं आपको आपकी? सर मैडम मैं जो भी मैं कमाई करता हूँ ना, वाले हाथ पे जो उनकी जो चेहरे की जो खुशी है ना वो कहीं भी नहीं मिल सकती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब वालदैन का ख्वाब पूरा होता है ना तो जो औलादें होती हैं और वालदैन के लिए कुछ करती हैं तो वो जो एक मुस्कुराहट होती है ना वो वालिद की या वालदा की, वो बड़ी बड़ी ऐसी मुस्कुराहट होती है कि आपको जो ना सारी दौलत मिल गई। ये शायद वही समझ सकते हैं जो ख़ुद किसी पेन से गुज़रे हों। जब आपके वालदैन आपको देख के मुस्कुराएं, जब आपके वालदैन आपको देख के ये बात कहें कि हमें तुम पर फ़ख्र है, तो यकीन करें आपने दुनिया की सारी अचीवमेंट्स कर ली और आपको कुछ ऐसा हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि असल एप्रिसिएशन, असल खुशी माँ बाप की ही होती है। जिसके माँ बाप राज़ी, जिससे अल्लाह राज़ी, उससे दुनिया राज़ी। तो बात वही होती है इस्मत मैम कि हम बाहर बड़े लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि जी हम इसके काम आ जाएं, हम उसके काम आ जाएं, लेकिन हमारे अपने घर में बात दरवेश। बिल्कुल हाँ। तो ये बड़ा मैटर करता है। जिसको ये समझ आ जाए कि वालिदैन क्या है, उसको सारी दुनिया की दौलत मिल जाती है। जी, जब किसी की हेल्प करें, एक तो लफ्ज़ गरीब मत इस्तेमाल करें। सही। गरीब दिल के भी, मैंने बहुत अमीर लोग दिल के गरीब देखे हैं। बिल्कुल सही। उनका ज़र्फ इतना नहीं होता। हाँ। मैं अपने लिए और अपनी औलाद के लिए खर्च करने में 1 सेकंड लगाऊंगी। एक क्लिक से ऑनलाइन हम पे कर देते हैं ना कार्ड से। हमें तो कितना शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का, हम नहीं जानते। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। यस। बट द थिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे थ्रू मीडिया इज़ कि रुक जाएं, सोचें कि अल्लाह ताला तूने मुझे कितनी नेमतें दी हैं। मैं कभी इस एक आंख का शेख सादी ने अपनी फ़ारसी की पोइट्री में कहा है और उसका उर्दू का तर्जुमा ये है कि अगर मेरे जिस्म का एक एक रुए को ज़ुबान मिल जाए और वो अल्लाह ताला तेरी दी हुई सिर्फ एक आंख का शुक्र अदा करे तो पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। हम इतने आजिज़ हैं।
हम सही। अल्लाह ताला। और वो इतना कारसाज है कि वो, जैसे मैं अभी कह रही थी, मुझे आपको किसी को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, ठीक है। हमारी जब जो मुश्किल है, ही नोज बेटर देन अस। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने बिल्कुल सही वाला कह रही हैं, अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा तो प्यार मेरी करता मोटिवेशन ये थी जो मैंने आपसे ऑफ द कैमरा जिक्र किया। हाँ। आई वॉज डूइंग बिफोर हिज डेथ एज वेल, बट आप जो स्टेड फास्ट हो जाते हैं ना, वो फिर जो आप कह रही थी कि लोगों की बातें, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो मजाक मजाक उड़ाते हैं। हाँ। तो मैंने बहुत कुछ फेस किया, मैंने अपनों से भी सुना, गैरों से भी सुना, लेकिन आपको ना, मैं अक्सर कहती हूँ, यहाँ से थोड़ा अपना लेवल ऊंचा करना पड़ता है। राइट। आपने कोई पिप नहीं लगाना, आपको किसी ने तमगा इम्तियाज, तमगा जुर्रत नहीं देना, लेकिन जो खुशी आप लोगों के चेहरों पे देखते हैं, अल्लाह ताला कभी किसी को मजबूर ना करे। बिल्कुल सही कह रही हैं, अल्लाह ताला कभी किसी को मजबूर ना करे, और अल्लाह ताला बस बिल्कुल वही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बस अपने रहम करम पे ही रखे। हाँ, और देने वाला हाथ स्किल पे मैं इसलिए काम करती हूँ कि किसी को दर्जी का काम सिखा दिया, माली की चीजें ले दी, हाँ। और अपनी किसी फ्रेंड को कहा कि यार तुम अपने बैंगलो पे इसको रखो, मैं श्योरिटी देती हूँ। हालांकि किसी की श्योरिटी देना आजकल आसान नहीं है, आसान नहीं, लेकिन ये छोटी किसी आप दर्जन को कह दें कि ठीक है तुम मुझे घर में पहनने को ऐसे खुले से लॉन के बना देना, और मैं तुम्हें कुछ फ्रोजन का काम जो है मेरा ऑनलाइन जो मतलब लोगों के अंदर हाँ, स्किल डेवलपमेंट जो है इज़्ज़त-ए-नफ्स वो करें, रहे, उनकी वो इज्जत अपना नफ्स जो है काम वो करें। मजरू ना हो। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया इस्मत मैम, आप हमारे शो पर आई, बहुत शुक्रिया वकास भाई, आप हमारे शो पर आए। तो जनाब, अभी हमारा जो ये टॉपिक है इसका टाइम हो गया है एंड अप, और यहाँ पर वक्त हो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लेकर जाएंगे आपको आपके बचपन की यादों में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। ये लाइन जो है जब भी आती है या लाइन सुनने में आती है तो सारा जो दिमाग है ना वो पीछे को चला जाता है, नहीं फ्लैशबैक पे चला जाता है। तो आज हमने भी एक ऐसा ही टॉपिक रखा है कि हम आपको फ्लैशबैक में लेके जाएंगे। वैसे कहते हैं कि बचपन की यादें ना इंसान के साथ हर रोज़ ही होती हैं। हर रोज़ आप अपने बचपन की कोई बात याद कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, और आपका बचपन आपकी पर्सनैलिटी पर बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। इसके जो है वो नफ्सियात के ऊपर भी गहरे असरात होते हैं कि आपने अपनी जो पास्ट लाइफ है वो कैसी गुजारी है और उसमें सारा कुछ क्या हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे खुशनसीब होते हैं जिनका बचपन वाकई बहुत अच्छा गुजरता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन जो होता है ना वो सबका ही बड़ा अच्छा गुजरता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ लोग अपने प्यारे खो देते हैं छोटी उम्र में, कुछ लोगों के साथ कोई और हादसात हो जाते हैं तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने उस बचपन को याद करते हैं, उनकी जो यादें होती हैं वो ताज़ा करते हैं। और जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें शायद हमारी कोई पुरानी दोस्त याद आ जाती है, और या फिर हमें कोई स्कूल टीचर याद आ जाती हैं। तो इस हवाले से हो जाती हैं ढेर सारी बातें और बचपन की यादें ताज़ा। तो आज इन्हीं पर बात करने के लिए, इस इशू पर बात करने के लिए कि बचपन की यादें कहीं स्ट्रेस तो नहीं बन जाती, बचपन की यादें कहीं हमारी किसी काम में रुकावट तो नहीं बन जाती, या फिर बचपन की यादें इतनी पॉजिटिव होती हैं कि बचपन की यादें हमें अपने आप से मिलाती हैं कि जी अब हम कैसे हो गए और पहले हम कितने इनोसेंट थे। इस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ इन्फ्लुएंसर हिना खान वो भी मौजूद हैं, और सारा मशहूद मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और दोनों बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ये बताएं सारा कि जो बचपन की यादें हैं ये कितनी खट्टी मीठी और ज़बरदस्त और कितनी ज़्यादा मोटिवेटिंग होती हैं किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के लिए। देखिए, हमारे जो रिश्ते हैं आज जो हम फॉर्म करते हैं लोगों के साथ, चाहे वो पर्सनल बेसिस पे हो या वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, हाँ, उन सब की बेसिस जिस तरह से हमने बचपन गुजारा है, जिस तरह से हमारे साथ बचपन में रवैया रखा गया है, उसके ऊपर है। सही। हमारी सारी की सारी पर्सनैलिटी उस पर बेस्ड है। सही। सो आज अगर कोई मुझ पर गुस्सा कर दे और मैं चुप हो जाऊँ तो इसका मतलब ये है कि बचपन में अम्मी अब्बा ने अच्छा खासा डांटा है मुझे, और हाँ। कुछ बोलने पर उन्होंने चुप करा दिया। इनफैक्ट ये नोटिस करना चाहिए कि क्या इमोशन बच्चा गुजर रहा है, किस इमोशन से, उसको नेम करें, उसको नोटिस करें और फिर उसको नेविगेट करें। सही। ना कि उस बच्चे को चुप करा दें और सप्रेस कर दें। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरीके से भी सारा ने कहा ना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी के डांटने पे ये चुप हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि बचपन में भी इनके साथ ये हुआ है और ये अच्छी बच्ची थी जो कि चुप हो जाया करती थी। हिना, आप बताएं आपकी बचपन की यादें जो हैं वो कैसी थी और बचपन की यादें कितनी हेल्पफुल हैं
अब जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको बनाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह माई चाइल्डहुड की अगर मैं ये बात करूँ तो मेरी मेमोरीज़ बहुत अच्छी हैं। अच्छा। लेकिन चाइल्डहुड को मैं ऐसे लेती हूँ कि ये बेसिकली आपका फाउंडेशन होता है कि आगे जो है आपकी कैसे हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड योर लाइफ। एंड आपका चाइल्डहुड जो होता है ना वो आपको, मुझे लगता है एज अ शैडो आपके साथ रहता है। इट इफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। सही। आप कैसे हैं इन अ पॉजिटिव वे एज वेल एज इन अ नेगेटिव वे ना। जैसे कि आप देखते हैं आजकल जैसे स्टडीज़ भी शो करती हैं बहुत बड़े बड़े जो साइकोपैथ्स होते हैं, दैट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं। वेयर एज जो बहुत अच्छे हमारे हार्ड वर्किंग लोग हैं या जो बहुत एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, मोटिवेशनल लोग हैं जो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, दे हैव वेरी गुड अपब्रिंगिंग। सो बचपन जो आपका वो दोनों तरीके से बहुत इम्पैक्ट रखता है फॉर लाइफ, बहुत इम्पैक्ट, लाइफ लॉन्ग ये इम्पैक्ट है जो आपकी रहता है। अच्छा, अब आप इन्फ्लुएंसर हैं माशाल्लाह से, और हर टॉपिक के ऊपर बात भी करना पड़ती है, व्लॉगिंग भी करना पड़ती है, और मुझे नहीं पता कि भाई इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो 3 दफ़ा जो है वो दिन में अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग शेड्यूल होता है। तो जब आप कोई इस तरह का टॉपिक देखती हैं जिसमें कोई बच्चा है, लाइक यानी कि उसकी कोई स्टोरी है या किसी के साथ कोई पॉजिटिव चीज़ हुई है या नेगेटिव चीज़ हुई है, तो अपना बचपन कितना याद आता है, और इन तमाम तर जो मसाइल होते हैं उसके हल के लिए क्या आप अपने बचपन की तरफ देखती हैं कि भाई मेरे साथ बचपन में भी ये इशू हुआ था जो आज इस बच्चे के साथ में हुआ है? बिल्कुल, जब मैं कुछ भी इस तरह का देखती हूँ, मैं क्या कोई भी देखेगा, इफ़ दैट कनेक्ट्स विद योर चाइल्डहुड, तो डेफिनेटली आपको याद आता है। इफ़ इट्स अ गुड मेमोरी तो भी याद आता है, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो। इवन अभी जैसे हम बाहर जाते हैं, आपको पता है कि अब सब जो पूरा लाइफ है हमारी वो सोशल मीडिया पे, गैजेट्स पे आ गए आजकल के बच्चे। बिल्कुल, हाँ। और अगर अब पुराने हम देखें, हम वो रात को टीवी पे ड्रामा 8 बजे वाला देखना, आइसक्रीम खाना, प्ले टाइम हमारा ज़्यादा होना, तो वो चीज़ें जो है वो याद आती हैं अभी भी। आई मिस दोज टाइमिंग्स, वो आप याद करते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं जब हम, तो वो हम मिस करते हैं चीज़ उनके अंदर। सही। सो मतलब कंपैरिजन भी चलता है, कंपैरिजन भी चलता है। सही। ऑब्वियसली जब हम चाइल्डहुड से कंपेयर भी करते हैं, सही। और फिर उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम पिक करके अपनी पर्सनैलिटी में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है उसमें चाइल्डहुड का कितना बड़ा किरदार है? बहुत ज़्यादा। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ कि जैसे अभी बच्चे होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। ये कौन से मर्द होते हैं? ये वो मर्द हैं जिन्होंने अपने बचपन में देखा है कि उनके फादर उनकी मदर के साथ ऐसे कर रहे हैं, या जो लेडीज़ जो हैं डिसरिस्पेक्ट करती हैं अपने हस्बैंड्स को या बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करती हैं। इट डजंट जस्ट कम्स ऑल ऑफ अ सडन। ये बेसिकली उनका पास्ट है जो उन्होंने देखा है, सो वो वही कर रहे हैं। सो इट्स गिविंग एन इम्पैक्ट इन देयर लाइफ। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, सारा हमारे साथ है। सारा, आप बताएं कि डेफिनेटली आप मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आप बात करती हैं, लेकिन ये जो बचपन है ना, इसकी जो यादें हैं ये बड़ी ख़ास होती हैं, और ये ऐसी ख़ास होती हैं कि ये आपको ना कभी खुशी देती हैं, कभी गम देती हैं। तो जब आपको ये यादें आती हैं या हम सब मिलके ये यादें जो है वो याद करते हैं, तो इन यादों में कोई ना कोई एक लेसन होता है। बिल्कुल। यानी कि कोई भी चीज़ दुनिया में ना ऐसे नहीं है कि वो बेकार हो या यूज़लेस हो। जब हम अपनी बचपन को याद करते हैं, हम अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं, तो उसमें चाहे वो खुशी हो या गम हो, लेकिन एक सबक भी होता है। वो कितना ज़रूरी होता है हमें सीखने के लिए और बाकियों को शायद आगे बताने के लिए कि हम किसी की मदद भी कर सकते हैं कि देखो बचपन में हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, तो हमने इससे इस तरह से ओवरकम किया था। हाँ, हम मासूम थे, हमें पता नहीं था, लेकिन हम इस प्रॉब्लम से ऐसे निकल आए थे। देखिए, बचपन में बहुत सारे हमने सबक भी सीखे हैं, अच्छाइयाँ भी हुई हैं हमारे साथ, बुराइयाँ भी हुई हैं हमारे साथ। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो ना, कुछ लोग को अभी भी अपने इनर चाइल्ड या बचपन में जब वो बच्चे थे तो उस वक्त तक उन्होंने अभी तक सीखी नहीं है। कुछ लोग तो सीख लेते हैं, कुछ लोग अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हमने जो ट्रॉमास या हमने जो हैप्पीनेस मोमेंट्स देखे हैं उसको हम किस तरह से रिजॉल्व करें या किस तरह से अच्छी तरीके से इस लाइफ में उस पे अमल करें। तो वो लोग को आता नहीं है। सही। तो अगर इफ़ यू आस्क मी अबाउट माई हैप्पी मोमेंट्स एंड ऑल, तो बचपन में जब मैं कोई मैचेस, बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ थ्रो बॉल, अ लॉट ऑफ टेनिस वगैरह और सब, सो अभी भी मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया है। एंड आई रियलाइज दैट फिटनेस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। फिटनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो अगर हेल्थ है तो फिर द वर्ल्ड इज द ओएस्टर, और अगर हेल्थ नहीं है, अगर आप फिट एंड फाइन नहीं हो, तो फिर आप किसी दूसरे बंदे का भी ख्याल नहीं रख सकते। वो एरोप्लेन, ये जो फ्लाइट में जब आप बैठे हो तो वो कहते हैं ना, पहले मास्क
खुद हाँ। लगाओ और फिर बाकियों की सोचो, फिर बाकियों की यू सोचो, हैव हाँ। टू मेक श्योर कि मतलब आपकी मतलब अच्छे मोमेंट्स कैसे रहे, और उसमें भी बहुत सारी सीख होती है। तो एवरी टाइम नाउ, अभी आजकल आपको पता है पैडल का ज़माना है, हर कोई जिसको देखो पैडल टेनिस खेल रहा हाँ। होता है। तो जब भी मैं वहाँ पर जाती हूँ तो मैं तो अपने आप को हीरो समझ रही होती हूँ किसी मूवी का, या तो फिर अरे किंग वाह, ऑफ द वर्ल्ड सही, समझ रही सही। होती हूँ। मेरे right? साथ भी Sure. इसी तरीके से होता है। मेरे और जो सारा जो है ना, उनके ख्यालात काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। शो में यह वक्त, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब, बात हो रही है बचपन की यादों की, और बचपन की यादों से हम पहुंच गए ग्रामर पे, और ग्रामर से पहुंच गए हम इंग्लिश पे, और फिर कंपैरिजन शुरू कर दिया हमने एक दूसरे का, आपस में एक दूसरे का नहीं, बाकियों का और जो न्यू जनरेशन है उसका, और सारा कंपैरिजन शुरू हो गया जो कि हम ऑन एयर नहीं बोलेंगे। हम वही बातें करेंगे जो हमारी बचपन की यादें हैं, और वो यादें जो बड़ी पॉजिटिव यादें। अच्छा जी, आप बताएं है ना कि बचपन की कोई शरारतें बताएं, बचपन की कोई ऐसी बातें बताएं जो आपने तारीखी काम किया हो बचपन में, मतलब ऐसा कोई काम हो गया हो कि भाई लोगों ने कहा भाई ऐसा भी हो सकता है। तारीखी तो ऐसा मैंने बहुत बड़ा कोई ऐसा काम नहीं किया, बट मैं ऐसे एक बात बताती हूँ जो आई थिंक हर किसी ने शायद अपने बचपन में किया होगा। सही। मैंने भी बहुत किया, मुझे बहुत शौक था। जैसे कि हम जब खेलते थे बाहर, तो जैसे लोगों के घर में बेल बजा के भाग जाना, वो तो मैं अभी भी बेल बजा आई थिंक वो हर एक के बचपन का इट्स पार्ट ऑफ दैट। तो मैं आई यूज्ड टू एंजॉय दैट अ लॉट ना, और फिर भाग जाना। सही। फिर पकड़ी गई नहीं गई? नहीं, पकड़ी नहीं गई मैं कभी भी, पकड़ी नहीं गई। बस फिर ये जो है ना, वो ये अच्छी बात थी, क्योंकि अगर पकड़े जाते तो फिर तो आंखों में ऐसे आंसू, आंटी मैंने नहीं बजाई, जो बेल बजाते हैं गलती से बेल पे हाथ लग गया। नहीं, जो बेल बजाते हैं ना, वो फिर ठहरते नहीं है वहाँ पे, फौरन फौरन निकल चीज जाते होती है। हैं। वैसे ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी माँ मुझे भेजती थी गेट खोलने के लिए, और जब हम वहाँ तक आते थे और कोई नहीं मिलता बेल बजा के लोग भाग गए, फिर आपको जाके किसी और की बेल बजा के आपकी बचपन की यार मैंने बहुत कोई तारीखी ऐसे काम किए वाकयात जो आपने मैंने आतंक काम किए हों? मैंने आतंक काम बहुत सारे किए हैं। लाइक अभी ऑफ एयर जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि ट्यूशंस दिए हैं ग्रेड 8 ऑनवर्ड्स, और दैट टॉट मी द वैल्यू ऑफ वर्क, अर्निंग मनी, एंड हाउ मनी इज नॉट एसेंशियल एट ऑल। दूसरा ये कि मैं बहुत सारे कार्निवल्स करती थी, अपनी गली में मेले लगाया करती थी। अरे वाह, तो उसके लिए फ्लायर्स वगैरह जो मुझे भी कुछ याद आ गया। हाँ, होंगे आपके भी बचपन में कुछ ऐसे सुपरस्टार्स। मैं अलग से बाद में बताऊँ, ठीक है। आप अपना कार्निवल बताओ। सो कार्निवल करते थे, उसमें हम लोग अब जो जितने भी स्टॉल्स थे उनके पैसे लेते थे, भाई कितने 200 रुपए का स्टॉल लग गया, और फिर सारे लोग को जमा करना, ऑडियंस को लाना ताकि वो खरीदारी भी करे। मामा से बिरयानी बनवा दी कि वो भी स्टॉल लगा ले, जूसेस वगैरह। सो कार्निवल्स थे, कॉम्पिटिशन्स थे, समर कैंप्स लगाते थे, विंटर कैंप्स लगाते थे, थोड़े से पैसे मिलते थे, बड़ा मजा आता था। अच्छा। और उन्हीं पैसों की इन्वेस्टमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सीजन में जो है वो मैं फ्लायर्स वगैरह और सब चीजों पे करती थी। अच्छा, तो अच्छा। एक बाकायदा एक रूम था, यानी एक बिजनेस hall- माइंडेड थी आप बचपन से? बहुत ना? बिजनेस अच्छा, माइंडेड, okay, सही, बहुत सही, बिजनेस सही, माइंडेड। सही। तो मतलब इस तरीके से काम किया, इस तरीके से दोस्तियां चली हैं। हाँ। और आज तक जिन लोग के पेरेंट्स या वो बच्चे जो ऑडियंस बने थे हमारे साथ, आई मीन देर स्टिल देयर, देर स्टिल फ्रेंड्स विद मी, आई एम फ्रेंड्स विद देम। और फिर उसके बाद उसी वजह से उन इवेंट्स करने के बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला और जो सक्सेस मिला, आई वाज एबल टू स्टार्ट डूइंग इवेंट्स एट माय यूनिवर्सिटी, एट माय कॉलेज। हाँ। अब देखिए ना, ये बचपन का वो थॉट था ना, ये पॉजिटिव थॉट था कि वो आप बचपन में एक शरारत के तौर पे या एक्टिविटी के तौर पे या अपनी चॉइस के तौर पे या गेम के तौर पे कार्निवल करी थी। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो अब आपके जहन में इम्पैक्ट्स तो वही चलते आ रहे थे ना कि नहीं ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। सो मुझे समहाउ ऐसे बहुत ज़्यादा लगता है कि जो बचपन है ना, वो थ्रू आउट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। आई यूज टू डू थिंग्स अ लॉट इन माई चाइल्डहुड। मतलब मैं बहुत क्रिएटिव थी, यानी कि मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा घर जो है बहुत ज़्यादा क्लीन हो, नीट हो, क्रिएटिविटी हो, यानी कि हर चीज़ में ना कुछ इनोवेटिव आइडिया, कुछ नई चीज़। अगर ड्रेस है कोई या मैंने कोई मैक्सी वेयर की हुई है तो उसमें भी आई यूज टू से कि नहीं ये इसमें ऐसे नहीं, मैं ऐसे करके पहनूंगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक होता है ना कि वो क्रिएटिविटी होती है, या फिर बहुत ज़्यादा तकरीरें करना कॉलेजेस में, स्कूल में बहुत ज़्यादा मतलब सिंगिंग करना, या फिर उसके अलावा नातों के कंपटीशन में हिस्सा लेना, साइकिल चलाना। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो शुरू से आई वाज वेरी मच इनटू दी स्पोर्ट्स, और टेनिस खेलना, फिर बैडमिंटन खेलना। तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ होती है ना, मुझे लगता है स्टिल आई एम लाइक दैट समहाउ। उसी तरीके से मुझे क्रिकेट का जो है वो जुनून है, उसी तरीके से जो है वो लाइफ में मेरी लाइफ में ना कोई कहते हैं जैसे कि बड़े होते हैं आप तबाहकुन तब्दीली आ जाती है, चेंज होते हो तबाहकुन तब्दीली आ जाती है। मेरी लाइफ में ऐसी कोई तबाहकुन तब्दीली नहीं आई, लेकिन बस वही चीज़ें जो है वो मेच्योर हो गई और प्रोफेशनल जो है ना वो उस पे आ गई।
था ना, अगर आपको कोई रोकने वाला होता, घर में ट्रैप करने वाला होता ना, तो आपका आप फिर हाँ शेक हो जाते हैं, फिर शायद वो हैप्पीनेस भी नहीं रहती। आप देखें ना, वो बच्चे ही मुरझा जाते हैं, जो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है एग्जैक्टली कि भाई अगर वो लड़कियां कह दे कि हमें कुछ खेलना है या हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है, तो वो बाहर नहीं जा सकते, तो वो आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। जो आप शुरू से कर रहे होते हैं, नेचर आपकी वही रहती है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा फाइन कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि वो आप थोड़ा सा प्रोफेशनल जो है ना, वो हाँ पॉलिश हो जाते हैं, या फिर होता है ना कि आप अपने प्रोफेशनल वर्क की तरफ, प्रोफेशनल कामों की तरफ आ जाते हैं। तो वो चीज़ें इस तरीके से रहती है, क्योंकि फिर वो चीज़ें आप अपने प्रोफेशनलिज्म में ऐड करके मजीद पॉलिश होते हैं, और वही आपकी क्रिएटिविटी होती है इन एवरीथिंग, यस, इवन योर रिलेशंस, इवन योर रिलेशनशिप। हाँ, अब जैसे हमारे घर में कजन्स आते थे, आपके भी सब घर में कजन आते होंगे सारा, तो ये होता था कि यूजुअली सब कजन्स बैठ गए तो अपने अपने टॉयज, जैसे लोग होता है कि किसी के घर में कजन्स आए तो छुपा दिया, मैं अपने टॉयज लेके आ जाती थी, यानी जो चीज़ें भी होती थी सब रूम में आ गए, खेल रहे हैं और जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो है ये बड़ा पिकनिक्स होती थी, जेस्चर था। फैमिली गैदरिंग्स इतनी बड़ी होती थी। अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो फैमिली गैदरिंग करें या हॉक्स बे जाएं या किसी जगह पे जाएं। सही, बिल्कुल। somebody or someone is not फारिग या फ्री, तो वो करें, मतलब पेपर हो रहे हैं तो एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, कजन्स एक दूसरे को कॉल करें कि यू नो हाउ वाज योर पेपर एंड ऑल दैट, और अभी जो है ना वो रिजल्ट आ गया होगा या क्या हुआ होगा। अभी तो मेरे ख्याल में आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे कितना टाइम हो गया, मेरी शायद मेरे कजन्स को बात की वो काफ़ी टाइम हो गया होगा, तो ज़िंदगी चेंज हो गई, इतना बिजी हो गए कि जिनके साथ आप बचपन में हाँ बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रहते थे, उनके साथ अभी बात करने का टाइम भी नहीं होता। एंड अच्छी बात ये है कि वो अंडरस्टैंड करते सारा, वो अंडरस्टैंड करते कि एवरीवन इज़ बिजी और सारा कुछ ये है। तो ज़रा बस कंक्लूजन दोनों से मैंने ये लेना है कि भाई बचपन की यादें कितनी इम्पैक्टफुल होती हैं और कितना असर छोड़ती हैं आपकी पर्सनालिटी पर, पहले सारा आप और उसके बाद फिर लेकिन लाइक आई सेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर मुझे उस टाइम पे जब मैं खेल रही थी या मैं जब कोई ट्यूशन के लिए मुझे परमिशन नहीं मिलती या मेरे साथ कोई भी कुछ रहा था या कुछ भी हो रहा था, उस पर अगर पेरेंट्स अपनी नो बोल देते ना, तो मेरा उस वक्त कॉन्फिडेंस सारा ख़त्म हो जाता, नेगेटिविटी छा जाती है और मुझे अपने ऊपर इतना एतमाद नहीं होता आगे जाकर अभी। सही, बिल्कुल। ये पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों की पर्सनैलिटी जो है, उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको मेंटेन करें, उनको बहुत ज़्यादा रोक टोक करने से मना, हाँ बिल्कुल रोक टोक ना करें। अच्छा जी, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और एक बर्थडे जो है वो भी हमारे पास है, और ये बड़े प्यारे से बच्चे हैं मैसम अली, ये जो है इनकी बर्थडे है। मैसम, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड 1000 मोर टू कम।